जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बुल्स एंड बीएस। इस वीक के अंदर स्टॉक मार्केट ने थोड़ा-सा रेंज बाउंड एक्टिविटी दिखाई है और एट द एंड ऑफ द वीक तकरीबन 3000 पॉइंट्स जो है उसने ऐड इन कर दिए हैं। और इसके अलावा 2 अनाउंसमेंट्स हैं। एक बहुत एक्साइटिंग अनाउंसमेंट है आप सब लोगों के लिए। हम सब ने मिलके एट सरमाया लाइक भाई ने, फराज भाई एंड वी डिसाइडेड कि हम बुल्स एंड बीएस जो है हम आप लोगों के लिए फिर से दोबारा एक्टिवेट कर दें और सैटरडे। अब आप लोगों को इंशाल्लाह सैटरडे को ही बुल्स एंड बेस मिलेगा और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कराची की आवाम को। हमारा रिसेंटली एक मनी मैटर्स का एग्जीबिशन वहां पे हुई है। वेल्थ मैनेजमेंट का पहला इवेंट था जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया। ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया बट वी वर आल्सो द टाइटल स्पॉन्सर। बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स रहा। आई डोंट रिमेम्बर कि मैं फराज या लईक भाई सुबह 10 बजे से लेके 6 बजे तक वहां पे अवेलेबल थे और हमें शायद ही कोई 2-3 मिनट ऐसे मिले हों जहां पे हम सांस ले सके। लोग आ रहे थे और हमसे फीडबैक भी ले रहे थे। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काफी डिस्कशंस वगैरह हुई थी। सो एक बहुत ही मजेदार किस्म का इवेंट रहा था। अभी फराज भाई की तरफ भी मैं चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा एक दो चीजें जो मैं मुझे वहां पे समझ आई, जो मुझे एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी। एक ओवरऑल वहां पे बुल्स एंड बियर्स के हमारे काफी ज्यादा माशाल्लाह फॉलोअर्स थे, यूट्यूब के काफी ज्यादा फॉलोअर्स थे। और एक कांस्टेंट एक चीज जो मुझे क्वेश्चंस की गई थी, आई डोंट नो कि फराज भाई को भी मोस्टली यही क्वेश्चन आया होगा कि अभी स्टॉक मार्केट जो है वो थोड़ी सी रेंज बाउंड हो गई है या थोड़ा सा नीचे आ गई है, तो क्या करना चाहिए या किस तरीके से देखना चाहिए। सो उस टाइम पे मैं ये देख रहा था या मैं सोच रहा था कि जो हम स्टॉक्स बुल्स एंड बियर्स में बताते हैं, हम दोनों चीजें बताते हैं कि एसी इंडेक्स का भी आउटलुक देते हैं जिसका हमने काफी अच्छे से कहा था कि रेंज बाउंड रहेगी, और साथ साथ स्टॉक्स के बारे में भी बता रहे होते हैं कि ये स्टॉक्स हमारे अच्छे रहे। तो फराज भाई के एंड से भी जो टेक्निकल जो स्टॉक्स हैं वो भी बेहतरीन अपने सेटअप्स में परफॉर्म करते रहे हैं। उनकी या तो टीपीज वगैरह भी हिट हुई हैं या फिर कम से कम उनके सेटअप्स अभी भी बरकरार हैं। और दूसरे एंड पे जो मैंने भी स्टॉक्स रिकमेंड किए हुए थे जो 26 दिसंबर को मैंने दिखाए थे, मैं आज के दिन पे भी देख रहा था, दे हैव परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली। अगर आप देखो तो 10% की परफॉर्मेंस सिक्लिकल्स की इस टाइम पे भी हो चुकी है। तो उस टाइम पे भी मैं इवेंट पे जो मुझसे लोग क्वेश्चन कर रहे थे, तो मैं उनको यही कह रहा था कि आप लोग केएसई इंडेक्स को सिर्फ ना देखें, आप लोग ये देखें जो स्टॉक्स आप लोगों ने पिक किए हैं या फिर आपकी जो भी प्लानिंग्स हैं उसको देखो कि क्या वो स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। तो सिर्फ इंडेक्स की एक्टिविटी को देखना कि एक दो रेड कैंडल्स बन गई हैं या इस वीक में थोड़ी इसकी परफॉर्मेंस नहीं है, तो आपका पोर्टफोलियो परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। और अगर आपकी वर्किंग बिल्कुल सही है, आपको पता है कि एक बिजनेस जो है इस टाइम पे जो एनवायरनमेंट चल रहा है, इकोनॉमी चल रही है, उसके तहत अगर उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, उसकी बिजनेस परफॉर्म करेगा, उसके रेवेन्यू जनरेट होगा, उसका प्रॉफिट जनरेट होगा, तो वो परफॉर्म करता रहेगा। इसी तरीके से अगर टेक्निकल सेटअप एक बना हुआ है और वो टेक्निकल सेटअप अभी तक बरकरार है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक्टिविटी अभी चल रही है। और जब तक वो टीपी हिट नहीं होता या एसएल हिट नहीं होता, तो तब तक आप इस चीज को ना देखें कि इंडेक्स क्या कर रहा है, आप ये देखो कि आपके स्टॉक्स क्या कर रहे हैं। चले फराज भाई की तरफ चलते हैं। तो फराज भाई, आपका क्या फीडबैक है कराची के इवेंट से रिलेटेड? जी, कराची हमेशा से अच्छा मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है, तो ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था और क्या कहते हैं इतना हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जिस तरीके से क्राउड आया, रिटेल ट्रेडर्स थे और मज़े की बात जब मैं इसीलिए कहता हूँ जब आप मिलना-मिलाना होता है ना लोगों का, फिर आपको आइडिया होता है कि आप इस एंड पे बैठ के कितनी लोगों की ज़िंदगियों को चेंज कर रहे हैं। हमने देखा कि बहुत से लोग अ, जो आए मिलने वो सरमाया की वजह से उन लोगों ने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया और माशाल्लाह से बहुत खुश हैं। जब आप इस तरह का फीडबैक देते हैं ना कि यार हमने प्रॉफिट्स किए आपकी वजह से या हमें ये चीज़ें समझ आना शुरू हुई हैं आपकी वजह से, फिर हमारा भी दिल करता है कि यार हाँ, हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तो और बेहतर काम करने की कोशिश करें। इसी वजह से वहाँ पे जितने लोग आ रहे थे उन सब ने कहा यार हम बुल्स एंड बेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे थे, अब हमारे पास एकदम से एक गाइडेंस खत्म हो गई है। सो आप लोग दोबारा से हम पे शफ़क़त का हाथ रखें। सही है। सो उन सब की रिक्वेस्ट के ऊपर हमने दोबारा ये शुरू कर दिया। सो ये है और मैं हमेशा से आप लोग पुरानी एपिसोड्स भी देखें, मैं यही कहता था कि कमेंट्स में आके फीडबैक दें ज़रूर, हमें आइडिया तो हो कि आप लोग वो ट्रेड्स ओपन भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सही है, लास्ट ईयर हमारी जो दिसंबर एंड तक की हमारी विन रेट चल रही थी वो 90% प्लस चल रही थी और मैं यही कहता था कि कैसे हो सकता है कि अगर आप फॉलो कर रहे हो तो
प्रॉफिट्स ना हुआ हो, और इवन जब हम उस टाइम मार्केट में बुलिश थे पिछले 1 साल, 1.5 साल से, उस टाइम थे जिस टाइम ये डिफ़ॉल्ट होने की बातें हो रही थी, एंड जिन लोगों ने उस टाइम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया वो स्टिल बहुत अच्छी गेन्स पर है। सो ओवरऑल अच्छा रहा। अब वीकली रिव्यू कर लेते हैं हमारे जो हमारे। स्टॉप। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया द बुल्स एंड बीएस शो देखने का। अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का फॉर्मेट देखें जहां पे अमार फंडामेंटली कंट्री की पोजीशन बताते हैं कि क्यों आपको स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड चेरी ऑन टॉप फराज आपको वो कंपनीज बताते हैं कि क्यों उन कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और बाय द वे जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपके सामने है। अब ये चीज आप खुद भी कर सकते थे अगर आप दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हुए हैं, और खास तौर पे पाकिस्तान में, और आपको अभी भी समझ नहीं आ रही कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कैसे करते हैं, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड प्लीज टेक द कोर्सेज ऑफ फराज एंड अमार विच आर अवेलेबल एट sarmaya.pk। इन कोर्सेज से आपको समझ आएगी कि आपका अपना पैसा भी ग्रो कैसे हो सकता है। सो प्लीज डू लुक एट sarmaya.pk कोर्सेज एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। दिसंबर एंड के करीब ना हमने एक सेटअप बताया था। अच्छा, यहाँ से ना सीखने को भी आप लोगों को बहुत कुछ मिलता है कि रैली हुई, रैली के फिप के ऊपर 0.5 0.618 के ऊपर एक रिट्रेसमेंट पे बाय करना चाहिए था। अब अगर आप लोगों को ये वीडियो याद हो मेरी प्रेमा के बारे में, मैंने कहा था ये नीचे आएगा, कंसोलिडेट करेगा, एंड देन ये दोबारा रैली करेगा। एग्जैक्ट यही वर्ड्स थे कि एकदम से नहीं एक्सपेक्ट करें, कंसोलिडेट होगा और फिर ये बढ़ना शुरू होगा, और वैसे ही हुआ। नीचे आया आपके हमारे बाइंग लेवल्स के बाद, तकरीबन यहाँ से 23 से लेके इस टाइम ये आज 35 के ऊपर कैप है, और विद इन नो टाइम लास्ट वीक के अंदर ही इसने जो टारगेट्स थे वो सारे मीट कर दिए। इसी तरह का सेटअप हमने पीएसएक्स के टेक्निकल चार्ट्स पे बताया। सो उसमें भी कंसोलिडेशन होगी एंड देन रैली कर जाएगा। तो मैं हमेशा यही कह रहा था कि सिंगल हाइज नहीं होते, ये मैं सिखा भी रहा होता था, सिंगल हाइज नहीं होते, रिट्रेसमेंट होगी, करेक्शन होगी, कंसोलिडेशन, एंड देन एक या तो डबल टॉप के लिए आएगा या नई रैली करेगा। सो पोटेंशियल था। सेम इज द केस लकी, इसमें भी यही था, सिंगल टॉप नहीं हो सकता, नीचे आएगा, कंसोलिडेट होगा एंड देन ये रैली कर जाएगा। लास्ट वीक भी हमने इसको डिस्कस किया था, हमारी TP1 हिट कर गई, और ये इस टाइम आज अपने ऑल टाइम हाइस पे, या रिसेंट जो इसका दिसंबर हाइस था उसको ब्रेक करके 1366 के ऊपर कैप कर रहा है। स्टिल द ट्रेंड इज बुलिश, ये और ऊपर जा सकता है। अटक रिफाइनरी सेम पैटर्न देखें, सीखने को कितना मिल रहा है। सिंगल टॉप नहीं हो सकता, नीचे आए, बाय करें बाय 1 बाय 2 पे, जिसने बाय 1 630 और बाय 2 578 पे इधर पोजीशंस बिल्ड की होंगी। उसके बाद इसका डिविडेंड भी आया होगा और ये प्रॉफिटेबल हो चुके होंगे, और इसमें भी यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि या तो ये दोबारा जाके अपने हाइस को टेस्ट करेगा, या फिर ये मैं बार बार हर एपिसोड में आके ये समझा रहा होता था। उस रेंज बाउंड एक्टिविटी है, उस तरह के सेटअप्स देखें जो अपने हाई से 25-30% नीचे आ गए हैं, रिट्रेसमेंट में वो कंसोलिडेट होंगे एंड देन वो रैली करेंगे, या कोई डब्बे से बाहर अपने हाइस को ब्रेक कर रहा होगा तो उस टाइम उसको बाय करें। इसी तरीके से नैस्डैक हम बुलिश थे 20,400 या 350 250 के एसएल के साथ डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। राइट नाउ ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और तकरीबन मुझे लग रहा है अपने हाइस को ब्रेक कर देगा। हमारे इसके टारगेट 24,000 के, तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये था। बाकी जब आप ये सब कुछ सीख रहे होते हैं ना, तो जैसे अभी मैंने आप लोगों को ये टेक्निकल चार्ट्स दिखाए, बताए, इसी तरीके से जब आप ये देखें, हमारी जो सरमाया की डिस्कॉर्ड की अलमनाई कम्युनिटी है, इसके ऊपर माशाल्लाह से इतनी अच्छी सक्सेस स्टोरीज आई हुई हैं कि अगर आप लोग सीख लें इस काम को, जैसे ये मैं चार्ट्स बता रहा हूँ कि यहाँ पे आया तो खरीदें और उसके बाद फिर बढ़ जाएगा, तो इसी तरीके से आप डॉलर्स में पैसे बना सकते हैं। हमारे इस ट्रेनिंग के अंदर सारी स्ट्रैटेजीज बताई जाती हैं जो ग्लोबल मार्केट्स में, चाहे क्रिप्टो हो, ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए फॉरेक्स हो, PMEX हो, PSX हो, कुछ भी हो, आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास सक्सेस स्टोरीज देखें, PSX में ज़बरदस्त विन रेट चल रहा है, और इधर देखिएगा अब एक $3,000 का पे आउट आया है। इनकी इन्वेस्टमेंट आई थिंक $450 थी, स्किल्स के बेसिस के ऊपर $100,000 का अकाउंट को मैनेज करते हुए पास किया। सो ये आप स्किलफुल ट्रेडर बन सकते हैं। इनका $7,000 का नेट प्रॉफिट आ रहा है पूरे एक साल में। इन्होंने 1020% गेन्स किए हैं, फरवरी में 21% किए हैं। सो दिस इज़ अ पावर ऑफ लर्निंग। इनका देखें गोल्ड के ऊपर $2,400 का जो TP हिट हुआ है, $18 की TP हिट हुई, $28 की। फिर अगेन देखें तो प्रॉ फर्म्स में पाकिस्तानी ट्रेडर्स सरमाया की वजह से इस टाइम दुनिया में छाए हुए हैं, और एक और पे आउट आया है। अगर आप लोग जितनी भी बड़े प्रॉ फर्म्स पे जाके सपोर्ट में बात करेंगे, सो आपको लीडिंग स्कोर बोर्ड में पाकिस्तानी ट्रेडर्स नजर आएंगे। उसकी रीज़न ही यही है। सो जो लोग ये कहते हैं ना कि यार आप लोग
डॉलर्स में क्यों चार्ज करते हैं? हम डॉलर्स में इसलिए चार्ज कर रहे हैं क्योंकि हम डॉलर्स बनाना बता रहे हैं। तो इस चीज़ को समझें कि यहाँ पे आपके पास क्या स्किल हाथ में आ रही हैं। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अभी जैसे 1 डेढ़ महीने के लिए साइडवेज हो गई, आप लोग परेशान हो गए, सो आप कहाँ जाके फिर काम करेंगे? तो आप लोगों को सारी दुनिया में जितनी भी मार्केट्स हैं, सब पे काम करना आना चाहिए और इस बात का पता होना चाहिए कि स्मार्ट मनी कहाँ मूव कर रही है। अब इसी तरीके से इसी कम्युनिटी के अंदर अगर आप ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास हर टाइम, हर वक़्त सिग्नल्स आ रहे होते हैं, जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं, सीखने के बाद यहाँ पे बेहतरीन हर 1 घंटे के बाद आपको एनालिसिस करके सिग्नल्स नज़र आ रहे होते हैं। सो मुझे जो चार्ट अभी समझ आया, ये देखें, जो सबसे अच्छा लगा शकील अहमद का चार्ट था, पाउंड येन का। यहाँ पे डाइवर्जेंस बनी थी, लोअर हाई ब्रेक होगा एंड देन ये ऊपर बढ़ जाएगा। ये आप देखिएगा कितने बेहतरीन एनालिसिस हैं। सो आप पाकिस्तान में बैठे हुए ये पीएमईएक्स में भी ये ट्रेड ओपन हो सकती है, लीगल तौर के ऊपर ये काम कर सकते हैं पीएमईएक्स के थ्रू। सो ये डॉलर्स बनाएं, रुपए बनाएं, कितनी बेहतरीन सेटअप है, आपके हाथ में स्किल्स हैं। अब ये शकील अहमद जो हैं, ना ये यूके में बैठे हुए हैं, ना ये जापान में बैठे हुए हैं, लेकिन ये बैठ के उधर ट्रेड कर रहे हैं। सही है। सो ना सिर्फ पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट को आप ट्रेड कर सकते हैं सीखने के बाद, और ये जो हमारी कम्युनिटी है, ये दुनिया की अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीन एक कम्युनिटी है, जिसमें हम सारे एज अ ट्रेडर्स वहाँ बैठे हुए हैं। अमार की इनपुट है, हमारे जितने सीनियर ट्रेडर्स हैं उनकी इनपुट है। एक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि आपको समझ ही नहीं आएगी कि मैं किस चैनल के ऊपर जाके और कौन से चार्ट्स को एनालिसिस करके उसकी ट्रेड लूँ। आपके पास इतना कुछ है बेतहाशा काम करने के लिए। सो अमार, आपकी तरफ वापस आते हैं। मैक्रोस के ऊपर इस टाइम क्या चल रहा है? कुछ ऐसी चेंजेस आई हैं जिससे हमें अभी कोई परेशानी देखने को मिल सकती है, या स्टिल सब कुछ अच्छा चल रहा है? परफेक्ट हो गया। चलें, मैं अपने एंड से भी वो अगेन एज यूजुअल की तरह हमारी जो स्टॉक मार्केट के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त इस टाइम इंफॉर्मेशन भी चल रही है। इस टाइम जो आपके जितने भी फैक्टर्स मैक्रो इकोनॉमी के आ रहे हैं, सारे बेहतरीन चल रहे हैं। अच्छा, उससे पहले मैं ये थोड़ा सा यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, जिन लोगों को मैंने कराची के इवेंट पे भी बताया था कि हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। बड़ा बेहतरीन यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा रहा है। ये 26 दिसंबर को जो मैंने पिक्स बताई थी, ये सारी यहाँ पे अवेलेबल है। KSE 100 ने तकरीबन 2.4% का, ये तकरीबन अब हमारे 40 डेज होने वाले हैं। 40 डेज में इतनी परफॉर्मेंस इसने दिखाई है। जो ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है वो तकरीबन आपका 6% के करीब परफॉर्म कर रहा है। और जो आपके सिक्लिकल्स तकरीबन आप यहाँ पे देखें, जिसको मैंने बार-बार ये बात करता हूँ कि आपका जो ये ईयर है वो आपका सिक्लिकल्स का है, यानी कि वो सारे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए जो कि आपकी इकोनॉमी, जब आपके बिजनेस साइकिल अच्छा चल रहा हो, जब आपके इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हो, तो उससे एक्टिविटी जो जनरेट होती है आपकी इकोनॉमी के अंदर, तो कौन-कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं उसको आप पिक करें, या कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो इससे बेनिफिट ले सकते हैं, तो आप उन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करें। ठीक है। अब ये सारा पोर्टफोलियो मैंने दिसंबर में अगर आपको शेयर किया था, तो उसके बाद मैंने इस पोर्टफोलियो को देखा। मैंने अपने एंड पे स्टॉक्स खरीद के रखे हुए थे, मेरे स्टूडेंट्स ने भी इसी तरीके से खरीद के रखे हुए थे। द गुड थिंग अबाउट दिस स्टॉक मार्केट इज, या कैपिटल मार्केट इज, कि आप अच्छा बिजनेस पिक कर लो तो आपके लिए ये होता है कि आप घबराते ही नहीं हो, आपको बार-बार स्क्रीन को देखना नहीं पड़ता। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ऐसे स्टॉक्स भी परफॉर्म किए हैं जो लोगों की शायद नजरों में भी नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, MCB IM जो है, MCB की इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है, इसने तकरीबन 28% का गेन ये दे चुकी है कंपनी। और ये मैंने अपने पोर्टफोलियो में इस वक्त बताया था, कोई भी ऐसे स्टॉक्स, ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनकी एक्टिविटी निस्बतन थोड़ी सी कम होती है और ये सजेस्ट नहीं कर रहे होते। मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया, और क्या यहाँ पे आपको क्या दिखाने का मकसद क्या है कि ऐसी आपको बिजनेसेस पीछे अवेलेबल हैं। देखिए, एक्टिविटी बढ़ रही थी, आपको नजर आ रहा है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। 1 साल लगातार 100% की परफॉर्मेंस थी। तो जो लोग हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ आएंगे, जब इन्वेस्टमेंट की तरफ आएंगे तो MCB इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी ये फंड्स मैनेज करती है। तो अगेन जब फंड्स मैनेज करेगी तो जो फीसेस इनको मिलेंगी, जो मैनेजमेंट फीस से इनको पैसा आएगा, तो जाहिर सी बात है इनका बिजनेस बढ़ेगा। जब बिजनेस बढ़ेगा तो इनकी परफॉर्मेंस भी होगी। इसी तरीके से यहाँ पे देखें, KTML अगेन टेक्सटाइल की एक कंपनी है, लेकिन टेक्सटाइल के काफी हालात आप देख रहे हो बुरे हैं। कई मशहूर नेम्स जो है, इंटरलूप जैसी कंपनी जो है परफॉर्म नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पे KTML क्यों परफॉर्म कर रही है? क्योंकि इसके फंडामेंटल्स बहुत जबरदस्त है, इसकी ग्रोथ अच्छी जा रही है, इसको ऑर्डर्स अच्छे मिल रहे हैं और उसकी बेस के ऊपर इसकी परफॉर्मेंस है। इसी तरीके से लोड्स की मैंने बहुत ज्यादा एग्जांपल दी थी कि ऑटो पार्ट्स बनाता है, इसने मेरे ख्याल से बाय फार जितना भी पोर्टफोलियो में है सब स्टॉक्स में से तकरीबन सबसे बेहतरीन परफॉर्म किया है। 37% इसकी परफॉर्मेंस है। फिर आप देख सकते हो एटलस होंडा 10% इसकी परफॉर्मेंस है। फिर इसके बाद नीचे आ जाएं,
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की 14% है, लकी सीमेंट अभी फराज ने भी टेक्निकली इसको सजेस्ट किया हुआ था, 28% इसकी परफॉर्मेंस है। तो कहने का मकसद ये है कि ओवरऑल जब आप एक अच्छी कंपनीज को पिक करते हैं, आपको एक कॉन्फिडेंस होता है कि इकोनॉमी के तहत ये सारे फैक्टर्स बहुत अच्छे रहते हैं, तो उसकी बेस के ऊपर आप इसको स्टॉक्स को पिक करके बस सिर्फ इन्वेस्ट करके रखें, और आगे जो है कि जब तक उसके फाइनेंशियल चेंज ना हो, जब तक उसके बिजनेस के अंदर कोई डिफरेंस ना आए, तब तक आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। चलें अब इसके मैक्रो इकोनॉमी पे आते हैं, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया तो मैं लास्ट वीक वाले को डिस्कस नहीं करता। इस वीक के अंदर जो है हमारी डेवलपमेंट्स वो देख लेते हैं। सो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड के जो यील्ड्स इस दफा जो ऑप्शन वगैरह हुआ है उसके बाद बेस के ऊपर जो कट ऑफ यील्ड्स आपकी बनी है तकरीबन 11.9% से 12.9% बनी है, यानी कि 12-13% के दरमियान जो है इसकी यील्ड्स बनी है। और बॉन्ड्स जो है वो आपको पता है कि 2 इयर्स के होते हैं, 3 इयर्स के होते हैं, 5 इयर्स के, 10 ईयर या 15 इयर्स के, इस तरीके से होते हैं, 30 इयर्स के भी वैसे होते हैं। तो यहाँ पे आप देखो तो ये 2 इयर्स से लेके 15 इयर्स का जो ओवरऑल पीरियड है, उसके जो बॉन्ड्स हैं जो मेच्योर इतने टाइम पीरियड में होंगे, उनकी यील्ड्स की यहाँ मैं कलेक्टिवली थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। सो 12 to 13% इन अ लॉन्ग टर्म के हिसाब से, ये ज़हन में रखिएगा, लॉन्ग टर्म के हिसाब से 12 से 13% आपको अब फिक्स इनकम में मिल रहा है। हमारी स्टॉक मार्केट ऑन एवरेज की बात कर रहा हूँ 20% पर ईयर परफॉर्म करती है, पिछले 25 साल का ये एवरेज मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर यहां पे कंसीडर ये चीज किया जाए कि स्टॉक मार्केट का रिटर्न ज्यादा बेहतर है या फिक्स इनकम का रिटर्न बेहतर है, तो यहां पे बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि आपका जो है स्टॉक मार्केट रिटर्न इसमें बेहतर रह सकते हैं। दूसरा है MSCI के अंदर ये मॉर्गन स्टैनली का एक इंडेक्स होता है, इसके अंदर हमारे पाकिस्तान के कुछ स्टॉक्स को ऐड कर दिया गया है, जिसमें एबट एंड सेल जो है वो तकरीबन फ्रंटियर लिस्ट के अंदर ऐड किए गए हैं। BF बाइफो एंड पावर जो है वो स्मॉल कैप का एक इंडेक्स होता है, उसके अंदर ऐड किए हैं। और कलेक्टिवली इस टाइम पे जो हमारा MSCI का जो इंडेक्स है तकरीबन उसमें 89 पाकिस्तानी स्टॉक्स को ऐड कर दिया गया है। तो इसका ओवरऑल ये रिसेंटली नहीं ऐड किया गया, यानी कि कलेक्टिवली पिछले पीरियड से जो चलते आ रहे हैं उसकी बेस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। और ये इंडेक्स सिर्फ आपको क्या बताता है, ये अच्छी कंपनीज का एक इंडेक्स बना होता है जो कि एक मार्केट के बारे में थोड़ा सा बता रहा होता है, आप ट्रैक कर सकते हो उसको कि ओवरऑल फ्रंटियर मार्केट की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी जा रही है, और इसमें जो हमारे पाकिस्तान के अगर लेट्स सपोज स्टॉक्स आ रहे हैं तो उनकी कलेक्टिवली कैसे आप परफॉर्मेंस देख सकते हो। तो यहाँ पे आप जाके इनको गूगल के सर्च करके भी आप देख सकते हैं। इसी तरीके से इसका एक स्मॉल कैप इंडेक्स भी होता है, स्मॉल कैप छोटी कंपनीज के लिए इंडेक्स वो बनाया गया होता है, और उसमें भी आप इसी तरीके से इन कंपनीज की परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, फॉरेन रेमिटेंसेज जो है वो तकरीबन इस जनवरी 2025 के अंदर भी $3 बिलियन आई हैं, और ये एवरेज जो है तकरीबन पाकिस्तान की पिछले 12 महीने के अंदर भी $3 बिलियन ही चलती आ रही है, बल्कि 6-7 महीने से इस तरह से ही सिनेरियो हमारा चल रहा है। और पिछले जनवरी 2024 के पीरियड को देखा जाए तो ये 25% का ईयर ऑन ईयर इजाफा है। इसमें जो मेजर रेमिटेंसेज आ रही हैं आपके यूएई से आ रही हैं, दुबई अबू धाबी वाली साइड से ज्यादा आ रही हैं, और सऊदी अरेबिया से जो है तकरीबन 34% का इंक्रीज नजर आ रहा है। तो ओवरऑल अच्छा खासा जो आपके ओवरसीज पाकिस्तानी है वो यहाँ पे पाकिस्तान में पैसा भेज रहे हैं, और रेमिटेंसेज की वजह से काफी हद तक पाकिस्तानी इकोनॉमी को सपोर्ट मिल रही है। तो अगेन कॉन्स्टेंटली हम एवरी टाइम एवरी वीक में आके यही बातें करता हूँ कि ये सारे फैक्टर्स आपके बड़े बेहतरीन चल रहे हैं। अच्छा, ऑटो सेल्स एज यूजुअल हम जब से बुल्स एंड स्टार्ट हुआ है तब से हम लगातार एक ही बात कर रहे हैं कि ऑटो की सेल्स जो है वो आपकी बढ़ती जाएंगी, ये बहुत बेहतरीन चल रही है। इस टाइम पे जो है तकरीबन ऑटो सेल्स जो है 55% इंक्रीज हो चुका हुआ है। पिछले 7 मंथ्स की मैं बात कर रहा हूँ, फिस्कल ईयर जब से आपका स्टार्ट हुआ है, और पिछले साल का जो 7 मंथ्स का फिस्कल ईयर है ये उसके साथ कंपैरिजन आपको करके बता रहा हूँ, 55% इंक्रीज नजर आ रहा है। अच्छा, स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स हैं वो तकरीबन थोड़े से इस दफा डिक्लाइन हुए हैं, $252 मिलियन डिक्लाइन हुए हैं, और अब जो है हमारे तकरीबन $11.2 बिलियन पे तकरीबन हमारे रिजर्व्स आ गए, और इंपोर्ट कवर हमारा 2.3 मंथ्स पे तकरीबन आ चुका है, 2.7 मंथ्स था, ये थोड़ा सा डिक्लाइन है। मैंने वैसे क्रॉस इस यहाँ पे डाल दिया क्योंकि लोग ये ना कहें कि सारे टिक मार्क आप करके दिखाते हैं। ओवरऑल 2.3 मंथ्स कोई इतना मैटर ज्यादा नहीं करता, आपका ओवरऑल 2.7 मंथ्स पे भी गया था, और जब आपके खुद डिफॉल्ट के जो सिनेरियो चल रहा था तो उस टाइम पे ये आपका जो इंपोर्ट कवर है वो सिर्फ 20 डेज का रह चुका था, 20-30 डेज के दरमियान रह चुका था। तो अब ये तकरीबन 2.3 मंथ्स का है, तो इतने घबराने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल सारे फैक्टर्स ही आपके यहाँ पे काफी बेहतरीन चल रहे हैं। सो ये थे मेरे एंड से मैक्रो इकोनॉमी के थोड़े से फैक्टर्स। तो बैक टू यू फराज भाई, KSE 100 का थोड़ा सा आप आउटलुक दे दें, एंड वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स हमार ये जो हाँ, बस मैं एक और सवाल बस ये पूछना चाहूंगा आपसे, जो रिजर्व्स कम हुए हैं इसकी क्या मेन रीजन हो सकती है?
सो मेन रीजन तो ये है कि आपकी डेट पेमेंट्स वगैरह कुछ गवर्नमेंट ने करनी है, वो हमें पता ही है कि वो साथ साथ चलती रहती हैं। थोड़ी सी इस दफा एक दो महीने में ज्यादा होंगी, जिसकी वजह से थोड़े बहुत आपके रिजर्व्स कम हुए हैं। इसके अलावा आपका कोई ऐसा मसला नहीं है। सो ये गोइंग फॉरवर्ड क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपके, स्टिल ये कम होते रहेंगे रिजर्व्स, या हमारे कुछ इस तरह की प्लान्स बनी हुई हैं पॉलिसीज के हम देखें कि नियर टर्म में लाइक 3 to 6 months ये रिजर्व्स में कुछ अ, अच्छी बढ़ती हुई चेंजेस नजर आए? अच्छा, मुझे जहां तक ये नजर आ रहा है, दो एक तो चीज नंबर वन, रेमिटेंसेस काफी जबरदस्त इंक्रीज कर रही हैं, अभी आपके $3 बिलियन पे हैं। अगर ये मुसलसल इसी तरीके से थोड़ी बहुत इंक्रीज करती रहेंगी तो फिर तो आपको इतना मसला नहीं है रिजर्व्स की साइड से, ठीक है। दूसरे एंड से अगर आप देखें तो टैक्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है। लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कि आईएमएफ का जो टारगेट था हमारा पाकिस्तान का, वो स्टेट बैंक ये कह रही है कि हम बड़े इजीली इसको अचीव कर लेंगे, और जब वो अचीव हो जाता है तो जाहिर सी बात है फिर आपके रिजर्व्स के ऊपर आपको इतना ज्यादा हिट नहीं आएगा। उसके साथ साथ जो आपकी इंपोर्ट के ऊपर जो आपकी पेमेंट जाती होती थी, वो भी इस टाइम प्रेशर आपके ऊपर नहीं है। करंट अकाउंट सरप्लस आपका चल रहा है, और सर जब तक करंट अकाउंट सरप्लस चलता है फिर भी आपके जो करेंसी है उसके ऊपर भी बर्डन नहीं रहता, और साथ साथ आपके रिजर्व्स के ऊपर भी बर्डन नहीं रहता। तो ये सारी सिनेरियोस अभी हमारे बहुत बेहतरीन चल रहे हैं। सही है अमार, ये जो आप कह रहे हैं ना रेमिटेंसेस बढ़ती रहेंगी, मेरे ख्याल में ये इतना अच्छा इसको हम पॉजिटिव नहीं ले सकते कि हम कब तक रेमिटेंसेस के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे कि यार बाहर से हमारे लोग पैसे भेजेंगे तो हमारे रिजर्व्स बेहतर रहेंगे। तो खैर चलें, एनीवेज आगे अब बजट जब आएगा 2-3 महीने के बाद फिर उस टाइम डिस्कस करेंगे पॉलिसीज को जो आ रही होंगी। एनीवेज 100 इंडेक्स पे आते हैं और 100 इंडेक्स के आउटलुक के ऊपर बात करते हैं। स्टिल सेम स्टांस है जो पिछले 3-4 हफ्तों से चलता हुआ आ रहा है। मेरे पास जो बुलिश इंडिकेशंस के वेट्स हैं 2 पॉइंट्स इक्वलेंट चल रहे हैं बेयरिश इंडिकेटर्स के 2 पॉइंट्स के साथ। सो बुलिश इंडिकेशंस में हमारे पास सिंपल अभी तक ट्रेंड है, हायर लो ब्रेक नहीं हुआ, इसका ये मतलब है कि अभी तक हम ट्रेंडिंग फेज में है और ये मोस्ट लाइकली कंटिन्यूएशन कंसोलिडेशन है जो अपर साइड की तरफ को ब्रेक करेगी। और ये हमने एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो कंसोलिडेशन फेज है ये इस तरह का ही सिमिलर पैटर्न पे बने जो इसने लास्ट ईयर दिसंबर से लेके फेब तक दिखाया था, और इस साल भी तकरीबन वैसा ही पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। मोस्ट लाइकली जो हमने यहाँ पे साइक्लिक बिहेवियर के ऊपर जो इसकी टाइम साइकिल्स निकाली हैं वो 6 से 7 मार्च के बाद हो सकता है कि मार्केट के इंडेक्स का हाई ब्रेक हो और फिर ये परफॉर्म करना शुरू कर दे। तो सपोर्ट आपके लेवल्स 109,450, 107,600 यहाँ पे आए बाय करना चाहिए। 105 की जो सपोर्ट है या हायर लो है इसको ब्रेक ना हो तो बहुत ही अच्छी बात है। रेजिस्टेंस हमारी जो खड़ी हुई है 1,15,000 पे और 1,16,300 के करीब ये रेजिस्टेंस है। इंडेक्स आपका रेंज बाउंड है लेकिन बहुत से स्टॉक्स में आपको पोटेंशियल मिलेगा जहाँ पे आप वैल्यू बाइंग भी कर सकते हैं, और जब अपने हाइस को ब्रेक कर रहे हैं स्टॉक्स उनको उनके ट्रेंड को राइड भी कर सकते हैं। सो ये मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, मार्केट में वैल्यू बाइंग करें जो आपके स्टॉक्स जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाए सेटअप्स, इस तरह के सेटअप्स में, या इंतज़ार करें कि वो अपने बॉक्स को ब्रेक कर जाए। सो फिलहाल जो एक वो थी कि बहुत बड़ी कि एक करेक्शन आ सकती है लाइक 10 to 20% की, वो मेरे ख्याल में अब थोड़ा सा इस कंसोलिडेशन फेज की वजह से वो काफ़ी हद तक जो है वो अफेड होती हुई नज़र आ रही है वो पॉसिबिलिटी। सो बहुत बड़ी हम बेयरिश करेक्शंस को नहीं देख सकते फिलहाल। अगर आती है तो 105 जब ब्रेक होगा फिर देखेंगे कि किस तरह का सेटअप बना सकता है। फिलहाल घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये फेज जो होता है फ्रस्ट्रेटिंग फेज ज़रूर होता है, तंग ज़रूर करेगा, लेकिन इन द एंड इंशाल्लाह पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे और आपके जितने भी लोगों के पोर्टफोलियोज में कुछ स्टॉक्स तरह के स्टक हैं वो सारे उम्मीद है कि अच्छी गेंस में आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद ये जो फाउंडेशन बन रही है यहाँ पे ये एक नई रैली की तैयारी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उम्मीद है कि अच्छी रैली फिर दोबारा नजर आएगी मार्केट में। सो ओवरऑल हमार 100 इंडेक्स का सेम आउटलुक सेम स्टांस कि घबराना नहीं है, फ्रस्ट्रेटिंग फेस हो सकता है। और एक और चीज़ ये कि फैब में हम थोड़ा सा स्लाइटली पॉजिटिव एंड मंथ एंड को क्लोज देख रहे हैं एज कम्पेयर टू जनवरी, जहाँ जनवरी क्लोज हुआ था उससे स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। सो स्टिल रेंज बाउंड एक्टिविटी एक्सपेक्ट करें और अच्छे सेटअप्स के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करें विद स्टॉप लॉस। जी अमार, बैक टू यू।
परफेक्ट हो गया। चलें यही मैं एंड में आपसे पूछने लगा था कि जो फरवरी का हमने एक टारगेट दिया हुआ था कि ये ओवरऑल टारगेट तो नहीं, लेकिन हमने एक ओवरऑल स्टडी हमारी ये बता रही थी कि ये मंथ जो है वो क्लोज हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। सो आई थिंक वो आपने ऑलरेडी बता दी है और आई थिंक वो काफ़ी हद तक हमारा वो अचीव इंशाल्लाह हो जाएगा, उम्मीद है। चलें और अब चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट सेक्टर है, दिस इज़ केबल एंड इलेक्ट्रिक गुड्स सेक्टर। और ये काफी छोटा सेक्टर है हमारा, इसमें एक दो कंपनीज काफी फेमस भी हैं, उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और चलें लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज द केबल इलेक्ट्रिक गुड सेक्टर, और ये ज्यादातर जो है हमारे पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउस होल्ड के अंदर काफी हद तक इसको यूज किया जाता है। इसमें आपकी वायरिंग आती है, केबल्स आती हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वगैरह सारे आते हैं। ये मैंने थोड़ा सा ओवरऑल फिस्कल ईयर 23 का थोड़ा सा पुराना है, लेकिन ओवरऑल इसका अभी भी वैलिडिटी फिलहाल काफी हद तक है। तो ये सारी इंडस्ट्रियल यहाँ पे दिखाई भी हुई है, कितना हमारा एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स इकोनॉमी। 24% एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल में 21% है, और हमारे जो सर्विसेज है वो तकरीबन 54% तक जा चुकी है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग वाली साइड पे जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जिसको हम कई दफा मैं अपने इकोनॉमी के अंदर भी इस चीज को कवर करता हूँ कि हमारा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो है वो इतना बढ़ गया है। तो इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग हमारी तकरीबन इतनी बढ़ रही है। अच्छा, इसमें हमारा जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है ये तकरीबन हमारा कंट्रीब्यूट जो करता है वो 2.51% है। ऑल्दो ये थोड़ा सा निस्बतन कम है, लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंट है कि अगर आप थोड़ा सा इस सेक्टर को देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो उसको इजीली देख सकते हो कि कितना इंपैक्ट आपका इकोनॉमी के ऊपर ये डालती है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे ओवरऑल गवर्नमेंट ने काफी हद तक इनिशिएटिव्स इसको लिए हुए हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा बढ़ाने के लिए। हमारा ये जो पूरा सेक्टर है ये काफी हद तक डिपेंडेंट है सिक्लिकल के ऊपर भी। सिक्लिकल से मतलब ये आपका रियल एस्टेट परफॉर्म करती है, या आपकी ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट वगैरह नीचे आते हैं, तो ये सेक्टर भी साथ इसी तरीके से ग्रो करता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है ये काफी हद तक हमारे इंडस्ट्रियल लैंडस्केप यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अंदर अगेन आपकी टेक्नोलॉजी के अंदर ये जो हमने मशीन्स यूज करनी होती है, लैपटॉप्स वगैरह यूज करने होते हैं, या फिर आपने बिजली वगैरह यूज करनी होती है, सारों में आपके ये वाला जो सेक्टर है वो थोड़ा कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, चले प्रोडक्ट्स है वगैरह इसमें चलते हैं। इसमें काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स आएंगे हमारे पहले तो वायर्स एंड केबल्स को समझ लें। वायर्स एंड केबल्स में आपकी लो वोल्टेज होती है, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज केबल्स होती हैं। जो लोग घर बनाते हैं तो उनको पता है कि 3 डिफरेंट किस्म के जब भी आप घर बना रहे होते हो तो 3 किस्म के डब्बे आपको नजर आते हैं, जिसका कलर भी हुआ होता है अक्सर। रेड कलर होता है, फिर येलो कलर होता है, ब्लैक कलर होता है। इस तरह के कलर्स को डिफरेंशिएट इस तरह किया जाता है। एक जो हल्की होती है उनको मेरे ख्याल से शायद रेड कलर होता है, येलो कलर थोड़ा सा जिसकी वोल्टेज ज्यादा होती है। तो हर जगह डिफरेंट होता है। तो क्या होता है कि जैसे अगर आपने छोटे बल्ब्स वगैरह घर में लगा रहे हैं तो उसके लिए लो वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। फिर आपने टीवी वगैरह जहां पे लगाने होते हैं, टीवी के लिए थोड़ी सी वोल्टेज ज्यादा जरूरत होती है, तो उसकी वायर डिफरेंट होती है। ठीक है, इसी तरीके से जो आपने बड़े बड़े जो अगर आपका ओवन है या फिर आपके वॉशिंग मशीन है, तो उसमें और उससे ज्यादा जो है ज्यादा हाई वोल्टेज की केबल्स वगैरह यूज होती हैं। तो ये सारी केबल्स जो है डिफरेंट होती हैं। सेकेंडली, कॉपर एंड एल्यूमिनियम कंडक्टर्स इसमें बनाए जाते हैं। पावर ट्रांसमिशन जो है केबल्स यूज होती हैं। टेलीकम्युनिकेशन, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, जो आपकी केबल आती है जिससे आप इंटरनेट यूज करते हो, जो आपका टीवी के साथ भी केबल लगती है, वो सारी अगेन फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह ये टेलीकम्युनिकेशन के अंदर ये यूज की जाती हैं। सेकेंडली, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज एंड कंपोनेंट्स के अंदर स्विचेस आ गए, आपके सॉकेट्स आ गए जो आप जिससे लाइटें वगैरह ऑन करते हैं, वो चीज आ गई। फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स एंड पैनल्स, जो आपके बड़े बड़े आपने देखा होगा जिसमें आपके स्विचेस लगते हैं, या आपके जो ब्रेकर्स वगैरह लगते हैं जहां पे वो पैनल्स सारे बने होते हैं, वो भी यहाँ पे शामिल है। इलेक्ट्रिकल कंडक्ट्स हैं, फिटिंग्स हैं, ये सारी आती हैं। फिर ट्रांसफार्मर्स एंड पावर इक्विपमेंट, ये थोड़े से बड़े पैमाने पे आप चले जाएं तो बड़ी आपको बिजली के ट्रांसफार्मर्स वगैरह नजर आते हैं। सो ये सारे वहां पे हैं। उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी होते हैं, पावर ट्रांसफार्मर्स भी होते हैं, वोल्टेज स्टेबलाइजर्स, रेगुलेटर्स भी होते हैं। फिर लाइटनिंग एनर्जी सॉल्यूशंस के अंदर आपकी एलईडी लाइट्स आ जाती हैं, बल्ब्स आ जाते हैं, फिक्सेस आ जाते हैं। सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स, कुछ कंपनीज ये भी बेचती हैं, तो ये भी आपके शामिल होते हैं। एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग सॉल्यूशंस भी होते हैं। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आपके केबल मैनेजमेंट सिस्टम्स वगैरह होते हैं। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इक्विपमेंट होती है। कंट्रोल पैनल्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी आपके अवेलेबल होती है। और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आपके जो है सोलर के पावर इक्विपमेंट वगैरह ये सारे शामिल होते हैं। तो आप ये देख रहे हो सारे के सारे जितने भी मैंने भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स बताए हैं, ये सब के सब जो है तकरीबन कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, कोई जो है आपकी बिजली से ज्यादा रिलेटेड यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो ये सब के सब आपको देख रहे हो जैसे जैसे सिक्लिकल का जो पीरियड आपका बेहतर होता है, यानी कि आपका जो इकोनॉमी के अंदर थोड़ी सी एक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी तो इनकी भी एक्टिविटीज बढ़ेगी।
साथ साथ रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी बढ़ती, तब भी इनको काफी फायदा होता है। अच्छा, रॉ मटेरियल के अंदर चले जाते हैं। सबसे पहले जो इसमें मेटल्स में यूज होता है वो कॉपर होता है और साथ में एल्यूमिनियम होता है। ये दोनों जो है आप देख रहे हो कि कॉपर की काफी ज्यादा आपकी जो बिजली के अंदर वायर्स जो यूज होती है वो कॉपर से बनी होती है, और ये दोनों ही चीजें हम ज्यादातर जो है इंपोर्ट करते हैं। फिर तीसरी चीज जो है आपकी स्टील भी यूज होती है। स्टील जो है हाई वोल्टेज जो आपकी एप्लीकेशन होती है उसके अंदर यूज होती है। तो यहाँ पे आपको पता है कि हम स्टील यहाँ पे बनाते भी हैं, बाहर से भी इसका जो रॉ मटेरियल है वो हमारा यहाँ पे इंपोर्ट होता है। और इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में स्टील का सारा फैक्टर, स्टील के एनालिसिस के अंदर आप लोगों को बताया था। आप लोग वहां पे जाके वो वीडियो देख सकते हो कि किस तरीके से हमारे पाकिस्तान के अंदर स्टील की जो डिमांड है वो कैसे क्रिएट होती है। इंसुलेटिंग मटेरियल्स में चले जाएं तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है पीवीसी, ये हमारी काफी हद तक ईपीसीएल जो एंग्रो पॉलीमर है ये भी काफी हद तक ये पीवीसी के मार्जिन के ऊपर काफी हद तक चलता है। सो ये अगेन पीवीसी हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा यूज की जाती है। क्रॉस लिंक्ड पॉलीथाइलिन जो है ये भी यूज की जाती है, तो थर्मल रेजिस्टेंट पावर केबल्स के लिए यूज होती है। रबर एंड सिलिकॉन जो है अगेन ये एक और हमारा मटेरियल जो यहाँ पे भी अगेन यूज होता है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में सर्किट ब्रेकर्स आ गए आपके मेड फ्रॉम प्लास्टिक, ब्रास और ये कॉपर एलॉयज, अगेन कॉपर इसमें यूज हो रहा है, आपका प्लास्टिक थोड़ा सा यूज हो रहा है। तो ये सारी चीजें वहां पे अगेन ये अभी हमारी रिक्वायरमेंट है। ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर हमारी लैमिनेटेड स्टील कोर्स जो है ये यूज होती हैं। प्लास्टिक एंड पॉलीमर्स में हमारा थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग कंपाउंड्स यूज होते हैं। फिर आपका प्रोपलाइन एंड पॉलीएथाइलीन ये भी अगेन इसी में यूज होते हैं। तो आप ये देख रहे हो सारा जो जितने भी केमिकल्स वगैरह आपके थोड़े से यूज हो रहे हैं वो यहाँ पे मैंने सारे अवेलेबल यहाँ पे लिख दिए हैं। केमिकल एंड कोटिंग मटेरियल्स में फ्लेम रिटार्डेड एडिटिव्स हैं, प्रोडक्टिव कोटिंग्स हैं, वार्निशेस हैं। ये आप देख रहे हो कि 5 डिफरेंट यहाँ पे मैंने सेक्टर्स में इसको डिवाइड भी किया, थोड़ा सा बता दिया। कहने का मकसद ये है कि आई डोंट थिंक सो कि कहीं पे भी आपको पाकिस्तान के अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन सरमाया के अलावा कोई प्रोवाइड करेगा जिसमें ये सारी चीजें आपको मेंशन हो। अच्छा, अब आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आपने कंपनीज को देखना होता है तो ये थोड़ा सा ये देख लिया करें कि ये कहाँ से कौन कौन से रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं। अगर आपको कॉपर एंड एल्यूमिनियम बाहर से आता है, इंपोर्ट करते हो आप, उसकी प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो जाहिर सी बात है उसका इंपैक्ट जो है आपकी कंपनीज के ऊपर आ सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर कोई कंपनी ट्रांसफार्मर्स वगैरह बना रही है, जैसे पार्क इलेक्ट्रॉन बनाता है, अगर उसके ऊपर कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो कॉस्ट देखे कहाँ से आ रही है। कोई रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है, क्या सेल में थोड़ा सा इंपैक्ट आ रहा है। अगर रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है तो जाहिर सी बात है मार्जिन कम होंगे, मार्जिन कम होंगे तो आपका अगेन प्रॉफिट भी कम होगा। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, वैल्यू चेन पे आ जाते हैं। वैल्यू चेन में सबसे पहले वायर्स एंड केबल्स को देख लेते हैं। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आपका यूज किया जाता है, मोस्टली इंपोर्टेड है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इंपोर्ट यहाँ पे होता है। इसके अलावा जो आपके पीवीसी मार्जिन है, जो पॉलीविनाइल जो आपको मैंने बताया था, या XLPE जो आपका अगेन यहाँ पे आपके केमिकल्स यूज हो रहा है, ये भी इंपोर्टेड होता है। ये दोनों को यहाँ इंपोर्ट किया जाता है। फिर इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पहले वाइट ड्रॉइंग की जाती है, फिर आपकी इंसुलेशन होती है, फिर आपकी केबल असेंबली बनती है, और उसके बाद टेस्टिंग होती है, फिर क्वालिटी कंट्रोल चेक होता है, उसके बाद जाके आपकी वायर्स बनती है। इसमें की प्लेयर्स हम आगे जाके भी डिस्कस करते हैं। फास्ट केबल्स है, तकरीबन 26% का मार्केट शेयर उसका है। न्यू एज केबल 22% का उसका है, और पाकिस्तान केबल 17% उसका है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स में आ जाता है, मार्केट सेगमेंट में, बिल्डिंग में, पावर में, फाइबर ऑप्टिक्स या अदर्स में इसको यूज किया जाता है। डायरेक्ट सप्लाई जो है के इलेक्ट्रिक को भी किया जाता है, वापडा, एनटीडीसी, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर्स जो है आपके वहां पे उनको दिया जाता है। और एप्लीकेशन यूजेज में आपकी तकरीबन पावर ट्रांसमिशन में यूज होता है, कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, आपकी टेलीकॉम फाइबर जो ऑप्टिक्स हैं वहां पे यूज होता है, या डिवाइसेस जो आपकी यूज होती है छोटी छोटी जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल एसेसरीज एंड कंपोनेंट्स पे आते हैं। यहाँ पे अगेन मेटल्स में वही कॉपर एल्यूमिनियम यूज होगा। प्लास्टिक एंड पॉलीमर्स में आपकी पीवीसी वगैरह जो है ये भी यूज होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, इसमें सेमीकंडक्टर्स भी आते हैं। आपको पता है सेमीकंडक्टर्स में सबसे बड़ी जो कंपनी है इस टाइम यूएसए के अंदर, जो बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल में इंटेलिजेंस में यूज हो रही है, जो बनाने वाली कंपनी है, दैट इज एनवीडिया। फिर एक ताइवान की सेमीकंडक्टर कंपनी है। ये दोनों बहुत बड़े जाइंट्स हैं जो कि इंटरनेशनली इस काम में डील कर रहे हैं। तो यहाँ से सेमीकंडक्टर्स भी पाकिस्तान में थोड़े बहुत इंपोर्ट किए जाते हैं। कंपोनेंट फैब्रिकेशन के अंदर आपके पहले मोल्डिंग होती है, मोल्ड करके आप स्टैंपिंग करते हैं, असेंबली फिर बनती है, उसके बाद आपके स्विचेस, सॉकेट, सर्किट ब्रेकर्स, अगेन आप देख रहे होगे ये प्लास्टिक के बनते हैं। तो ये सारा ये प्रोसेस यहाँ पे मैंने बता दिया। क्वालिटी एश्योरेंस के लिए अगेन इंटरनेशनल लोकल स्टैंडर्ड्स कुछ होते हैं, वो आपको मीट करने पड़ते हैं, उसके बाद आप इसको बना पाते हो। डोमेस्टिक मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स जो है आपके होलसेलर रिटेलर्स को दिए जाते हैं, ये कंपनी ओन्ड आउटलेट्स को दिए जाते हैं। फिर एक्सपोर्ट इसको किया जाता है, नेबरिंग कंट्रीज को भी दिए जाते हैं। तो कुछ चीजें हमारी एक्सपोर्ट भी होती है। यूसेज हमारा रेजिडेंशियल में होता है, हाउस होल्ड के अंदर होता है,
ऑफिसेज, मॉल्स एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट, ये सारी जगहों पे कमर्शियल जो आपकी हैं वहां पे यूज किए जाते हैं। अच्छा, लास्ट जो है ट्रांसफॉर्मर पावर इक्विपमेंट को भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी एक सेक्टर इसी के अंदर आता है। इसमें जो हमारे कोर मटेरियल्स हैं, इसमें स्टील एंड कॉपर बहुत ज्यादा यूज होता है। सो आप देख लें बड़े बड़े जो आपको ट्रांसफॉर्मर घर के बाहर या सोसाइटी के बाहर नजर आते हैं, तो वो स्टील वहां पे यूज हुआ होता है, आपके कॉपर वगैरह काफी ज्यादा यूज हुआ होता है। तो ट्रांसफॉर्मर ऑयल या है, इसमें इंसुलेशन पेपर आपका ये काफी ज्यादा सोर्स किया जाता है इंटरनेशनल सप्लायर से। तो अगेन थोड़ा सा इंपोर्ट से रिलेटेड इसमें काम है, कंपोनेंट, और इसमें हमारी जो फैब्रिकेशन है प्रोसेस के लिए वाइंडिंग ऑफ कॉइल्स, तो कॉइल्स बनते हैं। थोड़ा सा अगर आप गूगल भी करोगे तो आप देखोगे कि ट्रांसफॉर्मर किस तरीके से बनाया जाता है। तो उसका कॉइल थोड़ा सा एक बनता है, फिर कोर असेंबली होती है, टैंक की फैब्रिकेशन होती है, फिर असेंबली एंड टेस्टिंग के अंदर आपकी ये पूरा एक रिगरस आपको टेस्टिंग की जाती है। उसके अंदर फिर आपको अगेन वो स्टैंडर्ड्स है, इंटरनेशनल एंड लोकल, वो स्टैंडर्ड्स आपको मीट करने होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स के अंदर आपकी तकरीबन जो है प्रोडक्ट्स आर डायरेक्टली से यूटिलिटीज या इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स को भी दिए जाते हैं, ऑथराइज डीलर्स को देके तब भी आप कर सकते हो। एक्सपोर्ट के अंदर थोड़ा सा निस्बतन हमारा यहाँ पे कम है, तकरीबन $2.88 मिलियन की हम तकरीबन हमारी एक्सपोर्ट है, विच इज वेरी वेरी लेस। इसमें हमारा जो मेजर जो एक्सपोर्ट होती है हम कीनिया में करते हैं, जर्मनी में करते हैं, चाइना में करते हैं और यूएई में करते हैं, ठीक है। और इसके एप्लीकेशन हमारी पावर जनरेशन में होती है। तो आप देख रहे हो कि पावर जनरेशन में हमारे जो यूज होते हैं ट्रांसफार्मर वगैरह वहां पे यूज होता है। फिर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपकी बिजली वगैरह जो आप ट्रांसमिट करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो ये सारी चीजें यहाँ पे यूज होती है। फिर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको भी थोड़ा सा ये प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। सर कंपनीज को देख लेते हैं जो इसमें मेजर मेजर कंपनीज आती है। फर्स्टली फास्ट केबल है, ये आपकी ओवरऑल केबल्स एंड कंडक्टर्स बनाती है। सारी मैं चीजें नहीं पढ़ता, लो वोल्टेज केबल्स वगैरह सारी यहाँ पे अवेलेबल है। लाइटनिंग सॉल्यूशंस के अंदर एलईडी भी बनती हैं, पैनल लाइट्स बनती हैं, डाउनलोड इमरजेंसी लाइट्स बनती हैं। मैंने कई 2-3 दफा यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि फास्ट केबल को मैंने खुद भी पर्सनली यूज किया हुआ है। आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि जिस तरीके से इनकी जो केबल है वो यूज होती है। और मैंने खासतौर पे एक दफा मुझे जो चीज एक बहुत अच्छी लगी थी इनकी, कि जिस बंदे से मैंने परचेज किया था तो उसने मुझे एक दफा एक आग लगा के उसको दिखाई थी कि ये फायर इसको आग नहीं लगती, तो विच इज अ गुड थिंग। हो सकता है कि बाकी केबल्स के अंदर भी आपका सेम सिस्टम हुआ हो, लेकिन उस कस्टमर ने जिस तरीके से मुझे सेटिस्फाई किया था, तो मुझे एक अच्छा आइडिया मिला कि यार चलो जो डीलर्स हैं वो भी एक अच्छा काम कर रहे हैं, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं। अभी तक मैं इसको यूज कर रहा हूँ, आज से 7-8 साल पहले मेरा घर बना था, तो अभी तक इट इज गोइंग प्रीटी वेल, ठीक है। मेटल प्रोडक्ट्स जो है एल्यूमिनियम, कॉपर, अगेन ये मैंने बताया कि ये यूज होते हैं हमारे। ये कहाँ रॉड्स के अंदर यूज होते हैं, ऑक्सीजन फ्री कॉपर रॉड्स के अंदर यूज होते हैं। तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से यहाँ पे यूज किया जाता है। पीवीसी कंपाउंड जो है वो आपके इंसुलेशन केबल के अंदर जो शीटिंग होती है उसके लिए यूज होती है। वेरिफिकेशन सर्विसेज, फास्ट तस्दीक, एक नया इन्होंने QR कोड्स वगैरह निकाले हुए हैं। तो ये बेसिकली अगर आप देखना चाहोगे ये सही भी है, केबल सही है, तो आप उसको QR कोड को आप यूज करें और आपको फौरी तौर पर पता लग जाएगा ये जेन्युइन आप केबल यूज वगैरह कर रहे हैं कि नहीं। सो ये सारे इसके मटेरियल्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है। पाकिस्तान केबल, अगेन वन मोर कंपनी जो इसमें आती है, ये थोड़ी सी मार्केट कैप इसकी कम है फास्ट केबल से, लेकिन ये अगेन दिस इज वन मोर गुड कंपनी। वायर्स एंड केबल्स के अंदर ये आप जनरल वायरिंग, कंट्रोल, टेलीफोन वगैरह आप इसमें यूज होता है। अलुमेक्स एल्यूमिनियम सेक्शंस के अंदर एक्सट्रूडेड एल्यूमिनियम प्रोफाइल्स, कंस्ट्रक्शन में आपकी यूज होती है। कॉपर रोड्स के अंदर हायर कंडक्टिविटी, ऑक्सीजन फ्री कॉपर रोड्स यूज होती हैं। पीवीसी कंपाउंड्स आपके यूज होते हैं। वायरिंग एसेसरीज आपकी यूज होती हैं। और ओवरऑल आप इसमें देख सकते हो वायर एंड केबल्स का जितना मार्जिन है वो तकरीबन 25.7 बिलियन की इसकी तकरीबन सेल जो है वो ज्यादातर आती ही वायर एंड केबल्स से है, ठीक है। सो बाकी जो 4-5 चीजें यहाँ पे लिखी है उसका माइन्यूट थोड़ा सा सेल के अंदर है, लेकिन अगेन जो समझने वाली बात है कि जो कौन सी कंपनी किस चीज के अंदर ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। सो अच्छा, ये जो पूरा ग्रुप भी है ये आपका अमीर चिनॉय ग्रुप है। इसके अंदर आपके इंटरनेशनल स्टील भी आता है, इंटरनेशनल INIL भी आता है आपका, और पाकिस्तान केबल्स भी आता है। तो ये पहले ही स्टील के अंदर भी 2 कंपनीज ऐसी हैं जो कि ऑलरेडी अच्छी अवेलेबल है, और साथ में जो पाकिस्तान केबल्स वो भी इसी ग्रुप का हिस्सा है, ठीक है। ये सारी प्रोडक्ट्स रेंज जो है यहाँ पे मैंने जो ऑलरेडी बताई थी वो यहाँ पे बता भी दी। फिर उसके बाद पाकिस्तान पाक इलेक्ट्रॉन आता है। ये साइकिल ग्रुप का एक कंपनी है, 34 बिलियन का इसका कैप है। ये हमारी पिक भी है, मेरी पिक थी 2025 के अंदर। इसने ऑलरेडी काफी बेहतरीन परफॉर्म कर दिया है। 2-3 दफा फराज ने भी इसको मेंशन किया था टेक्निकल की बेस के ऊपर, उसने काफी ही बेहतरीन इसकी परफॉर्मेंस दिखाई है। एप्लीकेशंस के अंदर, अप्लायंसेस के अंदर, सॉरी, डिवीजन के अंदर एयर कंडीशंस आते हैं, इसके रेफ्रिजरेटर आते हैं, डीप फ्रीजर्स आते हैं, ये सारे आपके अवेलेबल हैं। माइक्रोवेव ओवंस, वाटर डिस्पेंसर्स, फिर LED टीवीज, वॉशिंग मशीन, ये सारे जो हमारे घर के अंदर अप्लायंसेस यूज होते हैं, ये पेल
अगेन इट इज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स जो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा इसके ऊपर इसकी सेल्स वगैरह होती है। फिर पावर डिवीजन के अंदर इसका काफी ज्यादा काम है, जो ट्रांसफॉर्मर्स अभी हम बात कर रहे थे, स्विच एंड गियर के ऊपर, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, एनर्जी मीटर्स के अंदर, ये सारी चीजें जो है अगेन पाक इलेक्ट्रॉन बनाता है। इसकी ओवरऑल जो सेल्स कंपोनेंट है ये थोड़ा सा देख लें, ये 2023 का हमारे पास अवेलेबल है। 26 बिलियन का हमारा पावर का इसकी सेल्स है, अप्लायंसेस 22 बिलियन की सेल है, और अब जो है मेरे ख्याल से अप्लायंसेस की थोड़ी सी सेल ज्यादा बढ़ गई होगी, क्योंकि जैसे जैसे आपके पास पैसे आते हैं तो घर में आपकी कोशिश होती है कि फ्रिज, फ्रीजर वगैरह ये कम से कम थोड़ा सा ज्यादा लगा दिया जाए, तो इसकी सेल थोड़ा सा इजाफा होती है। सो ये सारी आपकी यहाँ पे अवेलेबल है, और इसमें ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, एलईडी, वॉशिंग मशीन, और मार्केट शेयर भी लिख दी है। तो ये भी आप लोगों के लिए काफी बेहतर है कि आप खुद से भी जाके देख सकते हैं। देखिए पेल शेयर का, रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर का 20% जो शेयर है ऑफ द मार्केट, वो तकरीबन यहाँ पे अवेलेबल है। फिर पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, एनर्जी मीटर, ये सारी यहाँ पे अवेलेबल है। साइकिल ग्रुप को ये बिलोंग करती है, तो इसमें KTML आपका साइकिल ग्रुप को बिलोंग करता है, जो मेरी अगेन वन मोर पिक जो मैंने बताई थी, मेपल लीफ फराज की पिक है 2025 की, वो भी साइकिल ग्रुप को बिलोंग करते हैं, एंड पाक इलेक्ट्रॉन भी साइकिल ग्रुप को बिलोंग करता है। काफी लोग जो बिजनेस डोमेन में है उनको इस पूरे ग्रुप का पता है, बहुत अच्छा ग्रुप है, बिजनेस वाइज जो है काफी जबरदस्त काम कर रहे होते हैं, और इनकी कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है। नेक्स्ट चलते हैं सीमेंस के अंदर। सीमेंस की लेटेस्ट जो मैंने इसके प्रॉफिट देखे थे, नेगेटिव चल रहा है इसकी प्रॉफिट्स। जिस कंपनी के नेगेटिव होते हैं तो कम से कम आप उन कंपनीज को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो, लेकिन इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि काम क्या क्या करते हैं। एनर्जी मैनेजमेंट के अंदर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन के अंदर काम है, डिजिटल फैक्ट्री के अंदर ऑटोमेशन सिस्टम्स, इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर वगैरह ये बनाते हैं। प्रोसेस इंडस्ट्रीज के अंदर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इनका काम है, प्रोसेस ऑटोमेशन बहुत ज्यादा इसका ओवरऑल काम है। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इनका काफी सीमेंस का काम हो रहा था। बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर बिल्डिंग ऑटोमेशन, फायर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, मोबिलिटी के अंदर रेल सॉल्यूशंस, रोड ट्रैफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी इनकी चीजें होती है वो सारी यहाँ पे मैनेज कर रहे होते हैं। सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूट करता है वो इनका एनर्जी वाला जो सेगमेंट है, वो 25 बिलियन, यानी कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ज्यादातर सेल जो है इनकी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर आपने इस कंपनी को देखना है तो कम से कम ये वाली चीज आपको थोड़ा सा देखनी चाहिए, ठीक है। सो ये सेगमेंट्स मैंने यहाँ पे बता भी दिए हैं इसके। और इसके बाद चलते हैं वेव्स ऐप के ऊपर। ये हमने पिछले दिनों टेक्निकल्स के ऊपर भी थोड़ा सा हाईलाइट किया था। ये रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर बनाते हैं, एयर कंडीशनर्स बनाते हैं, वॉशिंग मशीन, वाटर हीटर्स, माइक्रोवेव ओवन्स, और इसके क्लाइंट काफी ठीक ठाक हैं। इसमें डिटेल में मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया। ओवरऑल डीप फ्रीजर्स के अंदर वेव्स का बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा जो मार्केट शेयर है वो वेव्स का है, 44% यहाँ पे आप देख रहे हो। फिर 12% आपका पेल का है। फिर इसी तरीके से रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है पेल 17% पे, हायर जो है 24% का है, डॉलन्स 27%, वेव्स 11% मार्केट शेयर इनका अवेलेबल है, ठीक है। वेव्स के अंदर वैसे 2-3 सेगमेंट्स और आते हैं। वेव्स एक कंपनी है, होल्डिंग कंपनी, उसके नीचे वेव्स ऐप आती है, जिसमें आपकी ये जो अभी हम देख रहे हैं कंपनीज जो रेफ्रिजरेटर वाली, वो वेव्स ऐप में आती है। फिर इनका रिटेल बिजनेस जो है वेव्स मार्केट प्लेस के नाम से है। फिर रियल एस्टेट के अंदर भी ये लोग काम करते हैं, तो ये सारी यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, कंपटीशन होम अप्लायंसेस सेक्टर स्नैपशॉट के अंदर ये ऑलरेडी काफी ज्यादा मैंने इसको डिस्कस कर दिया हुआ है कि ये इंडस्ट्री के ऊपर काफी ज्यादा बिलोंग करते हैं। कंपटीशन इनका आपस में भी काफी हद तक ज्यादा है, तो थोड़े से यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो सी कंपनी जिनके मार्जिन्स निस्बतन ज्यादा है उस कंपनी के ऊपर आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे मैंने ओवरऑल मार्केट शेयर ऑलरेडी थोड़े बहुत डिस्कस भी कर लिए, लेकिन फॉर टाइम पर्पसेस आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे डीप फ्रीजर का थोड़ा यहाँ पे आपको 45% हायर का नजर आ रहा है, वेव्स का भी ज्यादा था। ये मेरे ख्याल से 1 साल पुराना है, शायद उस साल ज्यादा वेव्स हायर की सेल हुई होगी। इसी तरीके से एलईडी टीवी में अगर आप देखें, टीसीएल बहुत ज्यादा 40% तक उसने हमारी मार्केट को कैप्चर कर लिया है। तो छोटी छोटी चीजें देखिए कितना इंपॉर्टेंस देती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप मार्केट शेयर ज्यादा हो रहा है, टीसीएल का ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि टीसीएल एक अच्छा ब्रांड के तौर पे सामने आया है। वॉशिंग मशीन ओवरऑल थोड़ा सा मिक्स चल रहा है। पावर एंड जनरेशन के अंदर ये थोड़ा सा देखना यहाँ पे होगा, क्योंकि पाक इलेक्ट्रॉन जो है इसका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें स्विच गियर्स के अंदर सीमेंस का तो 27% है, पाक इलेक्ट्रॉन का तकरीबन 73% है। तो अगेन पाक इलेक्ट्रॉन, ये 2-3 जो सेगमेंट्स हैं इसमें ज्यादा इसका मार्केट शेयर अवेलेबल है। तो इसी तरीके से एवरेज प्राइसेस वगैरह थोड़ी सी यहाँ पे मेंशन है। कुछ मैंने यहाँ पे होम अप्लायंसेस सेक्टर स्नैपशॉट थोड़ी आपको यहाँ पे बता दी कि प्रोडक्शन जो है ओवरऑल आपकी कितनी हो रही है। इलेक्ट्रिकल फैंस वगैरह ज्यादा बिकते हैं, फिर आपके रेफ्रिजरेटर्स वगैरह आप खुद से अंदाजा लगा सकते हो कि कौन कौन सी कंपनीज फैंस वगैरह बेचती हैं। अगर उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ रही है
तो वो कौन सी कंपनीज हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इंडस्ट्रियल डिमांड, अगेन कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पहले भी डिस्कस किया, बहुत ज्यादा है। पावर एनर्जी सेक्टर डेवलपमेंट्स काफी ज्यादा पाकिस्तान के अंदर पिछले नून लीग के दौर से अंदर 2013 से 2018 के अंदर पावर के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा था, तो आप समझ सकते हो कि उस टाइम के अंदर आपकी केबल्स वगैरह की कितनी सेल ज्यादा बढ़ी होगी। तो इस टाइम पे के ऊपर भी हमारे पावर के ऊपर भी काफी काम हो रहा है। आपने देखा आईपीपीस के कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर भी काम हुआ, सोलर का भी काम हो रहा है, तो सारी अगेन बायस यूज हो रही है, तो ये सब कुछ यहाँ पे यूज होगी। टेक्नोलॉजिकल शिप्स जो है आपकी, ये भी यहाँ पे यूज होती हैं। फिर रॉ मटेरियल्स के अंदर कॉपर एल्यूमिनियम प्राइसेस नंबर 1, ये मैंने बताया था आपको। प्लास्टिक इंसुलेशन मटेरियल्स, पीवीसी, रबर, रेसिन्स के ऊपर जो कॉस्ट पड़ रही है वो कहाँ पे जा रही है, कैसे देखनी है, वो थोड़ा सा आप कंपनी वाइज एनुअल रिपोर्ट में जाके देख भी सकते हो। फिर इंपोर्ट डिपेंडेंसी है इस पूरे सेक्टर के ऊपर, ज्यादातर कॉपर एल्यूमिनियम स्टील के ऊपर है। जैसे जैसे इंपोर्ट की प्राइसेस बढ़ेंगी तो इनकी भी अगेन प्राइसेस बढ़ेंगी, ठीक है। मार्जिन्स एंड पावर कॉस्ट यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बता दी है, लेकिन थोड़ा सा पुराना है यहाँ पे। अगर आप देखो तो रॉ मटेरियल के ऊपर ये पूरा सेक्टर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है। अभी लेटेस्ट जो है, अगर आप यहाँ पे मार्जिन देखें, कैलेंडर ईयर 23 के यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, 24 का हमारे पास अवेलेबल नहीं था ओवरऑल, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्जिन जो है वो ज्यादातर क्या है कि आपकी रॉ मटेरियल के ऊपर मार्जिन ज्यादा है। रॉ मटेरियल्स के ऊपर अगर आपकी कॉस्ट कम हो जाए तो ये पूरा सेक्टर काफी बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है, तो ये चीज आपको जेन में रखनी चाहिए, ठीक है। रेगुलेटरी एंड पॉलिसी फैक्टर्स, यहाँ पे मैंने आपको 2-3 जगह बताया कि काफी ज्यादा क्वालिटी कंट्रोल होता है। जाहिर सी बात है, वायर्स अच्छी होंगी तो वो घरों में यूज होनी है। ये ना हो कि खुदा न खास्ता आप लो स्टैंडर्ड की वायर ले आए और घर में आग लग जाए, तो उससे बेहतर है कि क्वालिटी कंट्रोल होना वो बहुत जरूरी है। तो कम से कम ये देखें कि जो कंपनीज के आप वायर्स ले रहे हो अच्छी कंपनी को बिलोंग करनी चाहिए, बिकॉज आपकी जरूरत है, आपने जरूरत को यूज करना है, आपके ही लिए वो बेहतर है कि कोई इमरजेंसी ना हो, तो बेहतर है कि अच्छी क्वालिटी का आप यूज कर सके, ठीक है। एक्सपोर्ट जो है वो थोड़ी बहुत इसकी मिडिल ईस्ट में, जैसे मैंने बताया कि हल्की फुल्की कुछ चीजें हमारी यहाँ पे मिडिल ईस्ट में यूज होती हैं, और सीपैक के अंदर ये सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह ज्यादा यूज हुए थे, तो उसके अंदर आपकी ये डिमांड्स वगैरह भी ज्यादा यूज होती हैं, ठीक है। सो इसमें जो डिपेंडेंसी है थोड़ी आपकी पाकिस्तान रुपये के ऊपर भी है, वो हमने थोड़ा सा बता भी दिया कि डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी है। अगर इंपोर्ट आप करते हो, डॉलर का रेट ऊपर जाएगा तो अगेन इनके मार्जिन्स कम होंगे, इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हो सकते हैं। इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, महंगाई ज्यादा होगी तो लोग थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स नहीं करेंगे, घर नहीं बनाएंगे, या इसकी यूजेज थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट के ऊपर या महंगाई के ऊपर इसका काफी ज्यादा जो है असर है, ठीक है। ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा रहेगी तो ये भी पूरा सेक्टर उसी तरीके से परफॉर्म करेगा। ये सारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस मैंने यहाँ पे लिख दी है फॉर टाइम पर्पसेस, मैं इसको नहीं पढ़ा, लेकिन अगेन इसका काफी डिटेल में मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ। जी फराज, कमिंग बैक टू यू, बहुत ज्यादा लंबा इसको मैंने कवर कर दिया, लेकिन आई थिंक ये सबके लिए बेनिफिशियल होता है कि कम से कम थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये सेक्टर क्या क्या करता है। नहीं, बिल्कुल ज़बरदस्त अमार, जितनी अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन होती है, एक लेमैन जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इस चीज़ का कि स्टॉक मार्केट क्या है, उनके शेयर्स क्या हैं, सेक्टर्स क्या हैं, आप इतने आसान लैंग्वेज में समझा रहे होते हैं कि आज सबको समझ आ गई होगी, और उनको ये भी पता चल गया होगा कि फास्ट केबल्स आप ने लगाई है घर पे सही है, तो वो इस जहन से सोच सकते हैं कि यार जो हमने हमारे पास टीवी, फ्रिज वगैरह पड़े हुए हैं अप्लायंसेस घर में, उनके भी स्टॉक्स आप मार्केट से जाके खरीद सकते हैं। और आपने जितनी डिटेल से बताया, सो आपके जो सराउंडिंग्स में जो प्रोडक्ट्स यूज़ हो रही होती हैं, वो अगर पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं और आप अगर एज अ कस्टमर उससे सेटिस्फाइड हैं, तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन सकते हैं। इतना आसान है। चलें आते हैं टॉपिक्स की तरफ। अच्छा, जो हमारी ट्रेड कॉल्स ओपन है स्टिल, उनका स्टॉप लॉस और टीपी इंटैक्ट है, तो मैं उनको रिव्यू में नहीं लेकर जा रहा। सो आप पिछले एपिसोड्स में जाके उनको देख लें, जो उनके स्टॉप लॉस बताए हुए हैं और टीपीज बताई हुई हैं। स्टॉप लॉसेस इंटैक्ट हैं क्योंकि मार्केट साइडवेज हुई हुई है। सो मैंने ये बताया हुआ था कि ये जो हम सेटअप्स ले रहे हैं, एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा कि फौरन से ऊपर जाए, सही है। तो आप लोग उन ट्रेड्स को कैरी कर सकते हैं, उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। स्टॉप। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया द बुल्स एंड बीएस शो देखने का। अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का फॉर्मेट देखें, जहां पे अमार फंडामेंटली कंट्री की पोजीशन बताते हैं कि क्यों आपको स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड चेरी ऑन टॉप फराज आपको वो कंपनीज बताते हैं कि क्यों उन कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और बाय द वे जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपके सामने है। अब ये चीज़ आप खुद भी कर सकते थे। अगर आप दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हुए हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, और आपको अभी भी समझ नहीं आ रही कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कैसे करते हैं, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड प्लीज टेक द कोर्सेज ऑफ फराज एंड अमार, विच आर अवेलेबल एट sarmaya.pk।
इन कोर्सेज से आपको समझ आएगी कि आपका अपना पैसा भी ग्रो कैसे हो सकता है. सो प्लीज डू लुक एट Samaya.pk कोर्सेज एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी. अभी आ जाते हैं हमारी इस हफ्ते की टॉप पिक्स में। सबसे पहले एटलस होंडा है। यहाँ पे देखिएगा बहुत अच्छा सा इसका ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है। हाई राइज एंड हाई लोज, डाइवर्जेंस एक टाइम पे आई थी फिर सिंक हो गई। राइट नाउ ये अगर करंट प्राइस पे बाय करते हैं 885 पे, या अगर 838 पे बाय करते हैं, ये सारा बाइंग जोन है 830 से 885 से 840 के दरमियान अगर आपको यहाँ पे मिलता है बाय करें। स्टॉप लॉस इसका 745 का होगा और फर्स्ट टारगेट इसका 960, और एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि ये 1000 प्लस भी जाए, 1100 तक भी जा सकता है। 1088 इसकी प्रोजेक्शंस आ रही हैं। सो बहुत बेहतरीन ट्रेंड में है, बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा है। 300 रुपीज़ से इस टाइम 960 हो गया, स्टिल नो साइन ऑफ टॉप। तो लग ऐसे रहा है कि ये परफॉर्म करेगा। बाकी अमार बताएंगे कि इसके फंडामेंटल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, क्या ये हम इन टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। जी अमार। अच्छा, पहली बात तो ये एटलस होंडा इट्स वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी बंदा अगर किसी कंपनी को पिक करना चाहे तो मुझे एटलस होंडा बहुत अच्छी लगती है। इसकी वजह ये है कि ओवरऑल इसका जो मार्केट शेयर है बाइक्स बनाने का, ये बाइक्स बनाते हैं और जो आप बहुत ज्यादा एड्स देखते हैं ना, मैं तो होंडा ही लेसा, तो ये वो वाली कंपनी है इसके बैक एंड पे, ठीक है। अच्छा, ये आप अंदाजा लगाओ कि ओवरऑल अगर 100 बाइक्स बिकती है ना, तो इनकी 85 में से 90 बाइक्स जो पाकिस्तान में जो सेल होती है वो इनकी होती है, होंडा की होती है, और बाकी जो 10-15 होती है वो बाकी कंपनीज होती है। तो ये इनका इतना बड़ा मार्केट शेयर है पाकिस्तान के अंदर। इट इज वन ऑफ द, मेरे ख्याल से शायद ये एशिया के अंदर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स भी हैं इन दिस सेगमेंट। सो ओवरऑल जब भी हालात आपके बेहतर होते हैं, इंटरेस्ट रेट वगैरह नीचे आते हैं, तो इस कंपनी को बहुत फायदा होता है। ओवरऑल एज एक्सपेक्टेड इसके रेवेन्यू इंक्रीज पिछले साल की निस्बत देखे जाए 28% इसका इजाफा हुआ है। अर्निंग्स के अंदर 92% का इसका इजाफा हुआ है पिछले साल की निस्बत। सो और आगे भी ये जो टारगेट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम ये इस साल के अंदर कम से कम 1 मिलियन बाइक्स, यानी कि 10 लाख बाइक्स जो है ये बेच पाएंगे, विच इज फिनोमिनल। और इसका मतलब ये है कि टारगेट इन्होंने अचीव कर दिया तो इनकी अगेन प्रॉफिट वगैरह अच्छे होंगे, और लग भी रहा है पाकिस्तान पॉपुलेशन ग्रोथ वाला कंट्री है, तो ये काफी हद तक बेहतर करेंगे। ईवी के अंदर भी इन्होंने एक बेंटली के नाम से अभी स्टार्ट की है ईवी बाइक जो है, और आगे इसको फर्दर देखेंगे कि इसका रिस्पॉन्स वगैरह कैसा रहता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहां पे भी शिफ्टिंग होगी। तो इन्होंने पहले से प्रोडक्ट एक निकाल तो दिए, उसके अलावा जो है बाइक्स की इनकी सेल काफी बेहतर है, तो मुझे ये बहुत जबरदस्त अमार। जितने स्ट्रॉन्ग इसके फंडामेंटल्स हैं चार्ट्स पे, वो ट्रेंड की शक्ल में नज़र भी आ रहे हैं। सेकेंडली मैं बता दूं, ये शरिया कंप्लायंस स्टॉक है। सो जिसको बाय करना है शरिया के सेगमेंट में जाके उसको कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड स्टॉक है इस वीक का, वो DGKC है। इसमें अच्छा, हमारी एक पहले बहुत पुरानी ट्रेड, पुरानी तो नहीं, हमारी एक ट्रेड थी जिसमें हमने एंट्री ली थी 97 के करीब, स्टॉप लॉस था 90, उसका सेकंड TP था 112, वो तकरीबन हिट हो चुका है। तकरीबन नहीं, इनफैक्ट हिट हो चुका है। सो अब हम इसको नए प्लान के थ्रू देखते हैं। अब मेरे लिए बहुत आसान ये सेटअप बन गया कि जब भी ये 112 या 13 को ब्रेक करेगा, ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगी, ये 4-6 दफ़ा टेस्ट कर चुकी है, इससे ब्रेक नहीं हो रहा, मैं उस वक्त इसको बाय करूँगा। सो वही पैटर्न बता रहा हूँ कि हम जो पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नीचे आए बाय करें, वो परफॉर्म कर गया। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से जब इसका ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगी फिर बाय करें, और इस केस में फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 100 का हो जाएगा। आपकी फर्स्ट टारगेट 126 का, जितना रिस्क ले रहे हैं TP1 उतना रिवॉर्ड रखें, RR11 एंड देन 139 आप TP2 के लिए जा सकते हैं। सो रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का वेट करें। 113 अगर ब्रेक होता है तो फिर इसमें आप रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अच्छा सेटअप नज़र आ रहा है इसका ऊपर भी, और अगेन ये भी शरिया में आता है। जी अमार, आपको लगता है कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगी? मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि हो जाएगी। बाकी आप फंडामेंटल कोई ट्रिगर बताएं तो इसको ब्रेक कराएं। हाँ, परफेक्ट हो गया। अच्छा, फंडामेंटली भी इसमें बहुत ही जबरदस्त पोटेंशियल है, और ये काफी ज्यादा ब्रोकर्स की पिक भी है DGKC, क्योंकि इसकी एक रीजन ये है कि ओवरऑल ये 2 प्लांट इसके अवेलेबल हैं, एक साउथ में भी है, एक नॉर्थ में भी है। 2 ही कंपनीज हैं, एक लकी सीमेंट और एक DGKC, जिनके दोनों जगह पे प्लांट्स अवेलेबल है। अच्छा, CPEC के दौर के अंदर इन्होंने CPEC का जो टाइम पीरियड आपका जिसमें ज्यादा डेवलपमेंट हो रही थी, तो ये कंपनी अगेन मंशा की जो कंपनी DGKC है,
इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि हम इसको कैप्चर हम करेंगे, सीपैक के प्रोजेक्ट्स वगैरह हल्के-फुल्के कम भी हुए, तो लेकिन उससे हुआ ये कि इनके ऊपर लोन्स वगैरह थोड़े से ज़्यादा थे, फाइनेंस कॉस्ट ज़्यादा थी, तो कुछ अरसा जो है इनकी फाइनेंस कॉस्ट ने काफ़ी इसके ऊपर असर डाला था। 1 साल पहले अगर जाके देखा जाए तो इसकी अर्निंग्स भी नेगेटिव वाली साइड पे जा चुकी हुई थी। अब चूंकि इंटरेस्ट रेट वगैरह नीचे हुए हैं, तो इसकी फाइनेंस कॉस्ट जो है ना एक बहुत सिग्निफिकेंट उसमें नीचे डिक्लाइन आया। जब डिक्लाइन आया तो ये सारी कंपनी के एंड पे क्या हुआ कि इसके अर्निंग्स शूट अप कर गई हैं। सो जब अर्निंग्स शूट अप कर गई हैं तो इसका अगेन फंडामेंटल आउटलुक जो है काफी हद तक बेहतर हो गया। सो मोस्टली जितने भी आपके ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बेहतर परफॉर्म करेगा। दूसरी एक बहुत बड़ी चीज है कि इसकी 10% सेल्स जो है लोकली थोड़ी सी बढ़ी हैं, जो कि काफी हद तक अच्छा, ये 7 मंथ्स का मैं बता रहा हूँ, इसके लिए पिछले 7 महीने का और पिछले साल के लिए इसको कंपेयर कर रहा हूँ। अच्छा, 64% इसी एक्सपोर्ट बढ़ी है। सो इट्स वन ऑफ द कंपनीज जिसमें एक लकी सीमेंट है और एक डीजी केसी है जिसकी एक्सपोर्ट्स ज्यादा बढ़ रही हैं, और इसने बकायदा मेरे ख्याल से अब शायद 20% तक या 25% तक इसकी तकरीबन एक्सपोर्ट आ चुकी हैं, आई एम नॉट मिस्टेकन। आप जाके इसको जरा कंफर्म भी कर सकते हैं। तीसरी चीज ये कि ये पावर सोलर के ऊपर प्लांट के ऊपर भी काम कर रहे हैं। 3.3 मेगावाट का एक प्लांट इन्होंने ऑलरेडी केएचपी के अंदर प्लांट पे लगा चुके हैं। इसके अलावा हब प्लांट के अंदर भी ये सोलर के ऊपर एंड विंड के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो अगेन जो कॉस्ट जो है वो कम करने की तरफ ये काफी मुसलसल काम कर रहे हैं, जिससे इम्पैक्ट इनके आने वाले वक्त के अंदर बहुत अच्छा रहेगा। चलें, जबरदस्त अमार। तीसरी मेरी पिक है 30 ईयर स्टॉक है कॉसम कोहिनूर स्पिनिंग। ये लास्ट ईयर इसने 12.5 का हाई लगाया और उस टाइम ये आधी प्राइस पे मिल रहा है। रिट्रेस हो चुका है 50% से ज़्यादा, और ये इस टाइम डिसेंडिंग वेज के अंदर ट्रेड हो रहा है। ये कंसोलिडेशन है, वॉल्यूम्स ड्राइड हुए हुए हैं। इसका ये मतलब है कि सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब हुआ हुआ है यहाँ पे। जब भी ये ब्रेक हो, वंस अगेन जैसे ही डीजीकेसी की कंडीशनल बाइंग है कि 113 की रेजिस्टेंस ब्रेक हो, कुछ अर्सा पहले हमने एक कंडीशनल बाइंग सिनर्जी की भी दी थी कि 8.15 ब्रेक हो तो एंट्री लीजिएगा, अदरवाइज ये फ्रस्ट्रेट करेंगे। सेम इज़ द केस हेयर। यहाँ पे डिसेंडिंग वेज के ब्रेकआउट जब होगा आपका, तकरीबन ये है 6.5 के करीब ये ब्रेक होता है विद वॉल्यूम्स, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इजीली 7.6 और फिर ये 8.88 को जाके वो करेगा। ये इसमें आप बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद ये सेम पैटर्न है कि अगर ये 12.5 का हाई है तो इसके करीब एक दफ़ा ज़रूर जाना चाहिए, कभी भी सिंगल टॉप नहीं होता, और ये सारी कंसोलिडेशन हुई हुई है इसकी। सो मोस्ट लाइकली एंड करीब जल्दी वेज को ब्रेक करेगा और फिर इसमें रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि जब ब्रेकआउट लगे तो फिर आप एंट्री लीजिएगा, अदरवाइज आप लोग फिर फ्रस्ट्रेट होंगे कि परफॉर्म नहीं कर रहा। अमार, कोहिनूर स्पिनिंग के फंडामेंटल्स आप ज़्यादा बेहतर समझा सकते हैं कि पोटेंशियल कितना है इसमें। ये जो 12.5 हुआ पिछले साल, ये जस्टिफाइड प्राइस थी या इस टाइम ये अपनी फेयर वैल्यू पे खड़ा हुआ है, या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे कुछ इसमें ट्रिगर्स हैं जो इसको रैली की शक्ल में ले जाएं? अच्छा, मुझे इसमें कोई ट्रिगर एज सच नजर नहीं आया था। दूसरी बात ये कि टेक्निकली तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन फंडामेंटल्स की बेस पे ना उसकी अर्निंग्स हैं, अर्निंग्स नेगेटिव चल रही हैं, सेल कोई भी नहीं हो रही। सो बेसिकली कंपनी इससे सेल जनरेट कोई भी नहीं कर रही। डिफॉल्टर लिस्ट में भी इसको डाला हुआ था, जो कि इन्होंने शायद 1 महीना पहले नोटिस भी भेजा था कि हम डिफॉल्ट हमने किसी भी सेगमेंट में नहीं किया हुआ, हो सकता है कोई एक आध फीस वगैरह उन्होंने नहीं दी हुई जिसकी बेस के ऊपर इसको डिफॉल्टर लिस्ट में डाल दिया था। तो मेरे हिसाब से फंडामेंटली तो पिक अच्छी नहीं है, बट अगेन टेक्निकली आप इसको थोड़ा सा सजेस्ट कर सकते हैं। फंडामेंटल्स मुझे इसकी वीक ही नजर आ रहा है। ठीक हो गया। अब ये उनके लिए यहाँ पे डिस्क्लेमर है, जो फंडामेंटल अच्छी कंपनीज में काम करना चाहते हैं, पिक उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो ट्रेड करना चाहते हैं विद स्टॉप लॉस और ब्रेकआउट को और विद वॉल्यूम्स, एक स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, ट्रेड उनके लिए है। वंस अगेन स्टॉप लॉस इसमें मस्ट है, क्योंकि कंडीशनल आपकी बाइंग चल रही है, और सेकेंडली ये फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं। अगर आप इसको रख भी लेते हैं अपने पास लंबे अरसे के लिए तो फिर ये आपको परेशान ही करता रहेगा। आगे चलते हैं। एफएफएल एक और पिक है मेरी, एफएफएल शरिया में आता है। अमार, ये बहुत अच्छी रैली करता हुआ हमें नज़र आया था। 8.4 से लेके तकरीबन 20 तक गया और नॉन स्टॉप सीधा सीधा अच्छे हाई राइज हाई लोस्ट के ट्रेंड की शक्ल में। अब इस टाइम उस रैली की तकरीबन 50% की रिट्रेसमेंट 14 रुपये की जो बनती है उसको टेस्ट करने के बाद बाउंस किया 5.13। मुझे लगता है यहाँ पे इसको ना अब कंसोलिडेट होना चाहिए थोड़ा अरसा, कोई 10-12 सेशंस यहाँ पे कंसोलिडेट हो,
फिर उसके बाद हम सेम वही पैटर्न कि सिंगल टॉप नहीं होता, एक्सपेक्ट करें कि या तो ये जाके इधर लोअर हाई बनाए या डबल टॉप बनाए या उसको ब्रेक करे, और यहाँ पे कंसोलिडेट होना इसका ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल में ये कहीं मिलता है 14.75 14 यहाँ पे जमा करें, स्टॉप लॉस इसका हाई लो के नीचे होगा, फिर आप इसको टारगेट कर सकते हैं कि ये 17.75 को जाके टेस्ट करे। हमारे रिसेंट टाइम्स में तो फौजी फूड्स के मेरे ख्याल में रिजल्ट्स बेहतर थे, कुछ फंडामेंटल्स अच्छी चेंजेस आई हैं इनकी कंपनी में। अभी आप कैसे देख रहे हैं इसको? अच्छा, रेवेन्यू वाइज अगर बात की जाए तो तकरीबन 18% का इसका इजाफा देखा गया, विच इज वेरी गुड। अर्निंग्स जो है तकरीबन ईपीएस पिछले साल की निस्बत देखा जाए तो थोड़ा सा फ्लैट रही है, और तो पिछले क्वार्टर के अंदर थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई थी, इस क्वार्टर के अंदर थोड़ा सा इसका डिक्लाइन नजर आया। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में जो ये इस मंथ के अंदर जो इस क्वार्टर के अंदर डिक्लाइन नजर आया, उसी वजह से आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसका परफॉर्मेंस नीचे आती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आगे जाके जो है ये पूरा कंपनी बहुत जबरदस्त है, फंडामेंटल्स इसके इंटैक्ट हैं। ये चीज इनमें रखें, ये डिफेंसिव स्टॉक है, ठीक है। सो डिफेंसिव स्टॉक जो है, आपके जितने भी डिफेंसिव सेक्टर होता है परफॉर्म करते तो हैं, लेकिन निस्बतन बाकी सेक्टर जो सिक्लिकल सेक्टर्स होते हैं उससे निस्बतन थोड़े से कम करते हैं। लेकिन ओवरऑल इसके अंदर काफी ज्यादा फंडामेंटली काफी कहानी चल रही है, काफी ज्यादा इसमें डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इन्होंने सीरियल का मर्जर इन्होंने किया है, इसके अलावा जो है पास्ता का मर्जर इन्होंने रिसेंटली किया, उसकी सेल्स अभी आना शुरू हो जाएंगी नेक्स्ट ईयर के अंदर ही। रेवेन्यू टारगेट इनका 2029 तक जो है, इन्होंने अपनी लास्ट जो इनकी मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने बताया था कि हम 100 बिलियन तक जो है तकरीबन सेल्स को लेके जाना चाह रहे हैं बाय 2029। अभी मैं आपको बता दूं इस टाइम पे 20 बिलियन की आपकी सेल्स चल रही है, तो ये 5 गुना ज्यादा कह रहे हैं कि हम सेल्स तक पहुंच जाएंगे 2029 तक। तो एक बहुत बड़ा टफ टारगेट है, लेकिन अगर वो करते हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये कंपनी कहां पे जा सकती है। इसके अलावा जो है ये एक्सपोर्ट चाइना को करने लगे हैं, अपना जो डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर जो चीजें ये बनाते हैं, सो वो चाइना को भी स्टार्ट कर देंगे, वो भी सेल्स इनकी नेक्स्ट ईयर तक, इस साल के अंत तक आना शुरू हो जाएगी। मेन जो इनकी जो सेल होती है वो इनकी डेयरी प्रोडक्ट्स से ही होती है, 90% सेल्स जो है वो इनकी वहीं से आ रही होता है। और जो ओवरऑल मार्केट शेयर भी है इनका डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर, विच इज वेरी सिग्निफिकेंट, 15-16% है, जो कि अगर ये अच्छे तरीके से मेंटेन करें तो ये अच्छा खासा बेनिफिट ले सकते हैं। ओवरऑल आप देख रहे हैं फौजी ग्रुप को भी बिलोंग करते हैं, ये अच्छा अभी तक इनकी मैनेजमेंट चल रही है। एफएफसी का जो कंट्रीब्यूशन चल रहा है, एफएफबीएल का भी जो कंट्रीब्यूशन चल रहा है, वो भी फौजी फूड्स के अंदर एक कंट्रीब्यूट करता है, और सिमिलरली फौजी फूड्स का जो कंट्रीब्यूशन एफएफसी और एफएफबीएल के अंदर भी करता है। तो अगेन वेरी गुड ग्रुप, और आगे जाके जो है मुझे तो लगता है काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। चलें, ग्रेट अमार। अमार, ये इसमें एक दो सवाल, ये जो अभी रिसेंट टाइम से बाइकआउट की कॉल दी थी, इसका कोई इम्पैक्ट इस क्वार्टर पे रिफ्लेक्ट करेगा? एक ये, दूसरा रमज़ान अहेड इंशाल्लाह अगले महीने है, तो फर्स्ट ये जो थर्ड क्वार्टर है आपका जैन से लेके मार्च तक, इसमें लगता है आपको कि इनके रेवेन्यू में कुछ बेहतरी आ सकती है? ये सीजनल मैटर करते हैं ऐसी कंपनीज के लिए? बिल्कुल, सीज़नैलिटी बिल्कुल मैटर करती है। जैसे मैंने बताया कि इनका ऑलरेडी डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो काफ़ी ठीक-ठाक कंट्रीब्यूट करते हैं। सो येस, एक्सपेक्टेड ये है कि रमज़ान के अंदर इनकी जो क्वार्टर गुज़रेगा उसके अंदर पूरे के रेवेन्यूज़ वगैरह ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे। दूसरी बात, बॉयकॉट का मुझे तो इतना असर नज़र नहीं आया। ठीक है, ये एक सेक्टर ऐसा होता है, ये ठीक है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हर बंदे का होता है कि अच्छा चलो हम बॉयकॉट करते हैं फॉर दैट रीज़न, जो रीज़न्स जो भी बनती हैं। लेकिन अगेन ये पूरा जो कंपनीज होती हैं ये आपके ही पूरे पाकिस्तान के अंदर कंट्रीब्यूट करें, ये नहीं करें कि पाकिस्तान के अंदर जो पैसा बनाया है उसको लेके बाहर चले गए। तो ओवरऑल हमने देखा फौजी फर्टिलाइजर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, कोई असर नहीं पड़ा उसके ऊपर, उसके रेवेन्यू सेल्स के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर। इसी तरीके से फौजी फूड्स के ऊपर भी कोई इतना असर नहीं पड़ा। सो आई डोंट थिंक सो बॉयकॉट का इतना असर इसके ऊपर आया है, और होना भी नहीं चाहिए कि आप अगर तो मुल्क से बाहर पैसा लेके जा रहे हो या चोरी कर रहे हो फिर तो इशू है, लेकिन अगर आप मुल्क के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, तो इतना कोई इशू होना नहीं चाहिए। सो दैट इज माय ओपिनियन, लेकिन हर बंदे का डिफरेंट ओपिनियन होता है। चलें, ज़बरदस्त। हमारा, अब मेरे ख्याल में ग्लोबल मार्केट्स पे चलते हैं, टाइम हमारा काफ़ी हो गया, और गोल्ड से शुरू करते हैं सबसे पहले। और गोल्ड में अगर हम आए 1 आवर के ऊपर, मैं पिछले लास्ट 2 टाइम से ये कह रहा हूँ कि करंट प्राइस पे इसको नहीं बाय करें। जब भी अच्छी मेजर करेक्शन लेता है वहाँ पे बाय करने की कोशिश करें। स्टिल डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड चल रहा है, और अभी भी अगर ये 2936 पर है, हमने
इस साल के जो टारगेट्स इसके गोल्ड के निकाले हुए वो $3200 के हैं और 2550-60 पे चल रहा था दिसंबर में, जब हमने इसकी कॉल दी थी कि दिसंबर एंड में खरीदें एंड देन ये रैली करेगा। बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर गया है। फेब की मिड के बाद इसमें कुछ प्रेशर देखने को मिलता है सीजनल्स के ऊपर, लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। इसका ये मतलब है कि आप बाय ऑन डिप हाई लो पे स्टिल अटेम्प्ट करें। इस वीक अगर मुझे ये कहीं प्रेशर में 2880 या 70 के करीब कहीं मिलता है, वहाँ पे अटेम्प्ट करूंगा 2832 के स्टॉप लॉस के साथ, और एक्सपेक्ट यही करते हैं अगर फर्ज करें ये 2950 या 40 का आज हाई के एंड के ऊपर क्लोज होता है तो हम दोबारा उसको उसी को टारगेट्स रखेंगे। तो आसान लफ्ज़ों में जब भी प्रेशर में आए, अच्छी मेजर करेक्शंस में आए, जैसे अभी ट्यूसडे को हुआ 2940 से 2864, $80 के करीब इसने, $76-80 के करीब इसने करेक्शन दिखाई। सो इस तरह की मेजर करेक्शंस आए जब भी $80-70, उसमें फिर इसको बाय करना चाहिए रीसेंट रेजिस्टेंस रख के। सो गोल्ड का ये है। अमार, कोई फंडामेंटल्स इसके ऊपर है आप डिस्कस करना चाहें या हाँ ओवरऑल बिल्कुल, एक डॉलर तो के नंबर ऊपर? वन सीजनैलिटी की बेस पे भी देखा जाए, हाँ सीजनैलिटी की बेस के ऊपर भी देखा जाए तो फरवरी के सेंटर से ना थोड़ा सा मेटल्स के ऊपर हल्का सा एक प्रेशर आता है। सो वो अब फरवरी के स्टार्ट से, जैसे मैंने अपने स्टूडेंट्स को जो फॉरेक्स फंडामेंटल्स के मैंने उनको बताया हुआ था कि आपकी अच्छी खासी इसमें रैली जनवरी फरवरी तक रहेगी, और ये गोल्ड के लिए बहुत अच्छा होता है, मेटल्स के लिए बहुत बेहतर होता है, और काफी लोगों ने पहले प्लेडियम के ऊपर पैसे बनाए, प्लेटिनम के ऊपर पैसे बनाए। तो गोल्ड के अंदर ये काफी हद तक सीजनल की बेस के ऊपर भी अच्छे फैक्टर्स हैं। दूसरी चीज एक ये जिम्मे रखें, मुझे अभी भी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग लग रहा है। उसकी वजह ये है कि अभी रिसेंटली लास्ट वीक के अंदर हमारा जो सीपीआई के ऊपर डाटा आया यूएसए का, वो एक्सपेक्टेड जो था, जो फोरकास्ट पहले ऑलरेडी ज्यादा थी कि ये ज्यादा आएगा, उससे भी ज्यादा सीपीआई आ गई, इन्फ्लेशन ज्यादा आई है। तो एक बहुत बड़ा एक इसके ऊपर ना फैक्टर जाता है, गोल्ड जो है ना वो ज्यादा तेज हो जाता है जब भी आपकी इन्फ्लेशन ज्यादा आए, ठीक है। तो अब एक्सपेक्टेशन ये है कि जितनी भी आगे जो फेडरल बैंक की मीटिंग होगी उसमें अब देखा जाएगा कि हो सकता है सेंट्रल बैंक जो है उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट को कम ना करे, जो कि एक्सपेक्टेड पहले से था, और अगर वो नहीं कम करता तो फिर अगेन डॉलर के ऊपर अच्छा खासा जो परफॉर्मेंस वाइज जो है इसके ऊपर अच्छा फैक्टर आना चाहिए। अभी हो सकता है सीजनल्स की बेस के ऊपर नीचे आ जाए, लेकिन इसको मैं फंडामेंटली थोड़ा स्ट्रांग ही देख रहा हूँ। जबरदस्त जमाल। इसके बाद फॉरेक्स का एक पेयर है, मैं पाउंड को लॉन्ग करना चाहूँगा और कैट को शॉर्ट करूँगा। सो मेरे पास एक पेयर है पाउंड कैट का, और इसमें भी कंडीशनल बाइंग है। ये बेयरिश ट्रेंड आ रहा था इसका 1 आवर के ऊपर, एंड देन यहाँ पे डाइवर्जेंस थी, डाइवर्जेंस के बाद लोअर हाई को ब्रेक किया। अब ये एक्यूमुलेशन बॉक्स के अंदर है। जब ये ब्रेक करेगा 1.7876977 को, फिर बाय अटेम्प्ट बनती है, और इसके टारगेट जो हैं वो तकरीबन 1.80 और फिर उसके बाद 1.81477 के हो सकते हैं। सो अपने हाइस को जाके दोबारा टेस्ट करेगा। रिवर्सल बहुत बेहतरीन है, ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए, ब्रेकआउट हो तो फिर एंट्री लें, और स्टॉप लॉस 1.7730 का होगा। हमार ब्रिटिश पाउंड का जो इंडेक्स है वो, उस पर रिवर्सल नज़र आ रहा है, एक अच्छा ट्रेंड नज़र आ रहा है बुलिश, और ये देखिएगा बड़ा ज़बरदस्त इसका ट्रेंड बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे बेयरिश चल रहा था काफ़ी टाइम से, लास्ट ईयर सितंबर से, और अब जो है ये अपना पहला लोअर हाई ब्रेक करके ऊपर जा रहे हैं। कुछ फंडामेंटल चेंज है पाउंड के ऊपर, और कैट को स्टिल वीक हम कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे बताता चलूं, लास्ट वीक के अंदर मैंने एक सजेस्ट ये किया था कि मॉनेटरी पॉलिसी इनकी आने वाली है, पाउंड की हमने डिस्कस भी की थी कि जब भी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी आएगी तो ये नीचे गिरेगा, बिकॉज ये फंडामेंटली थोड़ा सा वीक था। और हुआ ये कि ये जैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी आई तो उस वीक के अंदर ये नीचे ही रहा। अच्छा, अब इस वीक के अंदर इसके जो मेरे पास फंडामेंटल्स फैक्टर्स आते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं डेली बेस के ऊपर ना फंडामेंटल्स फैक्टर्स काउंट करते हैं कि कितने अच्छे आ रहे हैं, कितने बुरे आ रहे हैं। और जो लास्ट डे आए, यानी कि थर्सडे वाले दिन, अभी हम एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग आज फ्राइडे वाले दिन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल के दिन में इसके फैक्टर्स 7 ग्रीन थे और 1 रेड था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं एक बहुत बड़ा जंप आया पाउंड के अंदर, जिसमें सारे फैक्टर्स एकदम से बड़े शार्पली ऊपर चले गए। सो उसकी बेस के ऊपर तो मैं पाउंड को थोड़ा सा इंक्रीज होते हुए देखता हूँ, लेकिन अभी ये देखना होगा कि नेक्स्ट वीक के अंदर इसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। कैनेडियन डॉलर ऑल्दो काफी हद तक स्ट्रॉन्ग जा रहा था, लेकिन अभी कुछ फैक्टर उसके भी वीक आए हैं। तो कैनेडियन डॉलर हो सकता है नेक्स्ट वीक तक मुझे एक अच्छा आइडिया मिल जाए कि फंडामेंटली उसमें अंदर कितनी जान है। लेकिन पाउंड के अंदर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, नेगेटिव से हल्का सा ये पॉजिटिव हुआ है, और अगर थोड़े से पॉजिटिव और फैक्टर्स आ गए तो ये पाउंड तो सीधा ऊपर चला जाएगा, और कैनेडियन डॉलर में अगर हल्के फुल्के से नेगेटिव फैक्टर्स और फंडामेंटल ऐड हुए, जो कि ऑलरेडी पहले हुए थे,
और मजीद हो गए तो फिर ये भी ऊपर जा सकता है। ओके। काउंट कैट नीचे जाएगा, पाउंड कैट ऊपर जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही है अमार। इसका ये मतलब है कि पाउंड की थोड़ी और स्ट्रॉन्ग आपके पास फंडामेंटली पॉइंट्स आ गए और कैट के वीक हो गए, तो ये ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आएगा और फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें रैली चार्ट्स के ऊपर ऑल्दो पहले ही समझ आ रहा है कि ये रिवर्सल है और बस ब्रेकआउट का इंतज़ार है। आपके फंडामेंटल्स अगर नेक्स्ट वीक और स्ट्रॉन्ग होते हैं तो ये ब्रेकआउट हो जाएगा और फिर रैली इसमें ज़्यूम कर सकते हैं। सो मेरे लिए पेयर इस दफ़ा इस वीक पाउंड कैट का है। आगे चलते हैं क्रिप्टो या पहले नैस्डैक को कवर कर लेते हैं। इस दफ़ा अपने हाईस को ब्रेक करता हुआ नज़र आ रहा है और बहुत ज़बरदस्त इसमें रैली नज़र आई आफ्टर सीपीआई। एक फ्लैश क्रैश टाइप सीपीआई डेटा के ऊपर आया। सीपीआई था हमारी इस दफ़ा, जी, सीपीआई और पीपीआई दोनों थे। दोनों थे, तो उसके ऊपर एक वो आई, वहीं से फिर रिवर्सल होता हुआ डेटा के बाद ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर जाएं तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो इसका हाई था दिसंबर का उसको ब्रेक करे और फिर फर्दर रैली करता हुआ नज़र आए। स्टिल बाय ऑन डिप, सिंपल हायर लो के ऊपर जब भी ये नीचे आए इसको बाय करें। सो अब जो जोन इसकी बनती है बाइंग की 21,800 या 21,600 इस रीजन में बाय करें। एसएल आपका 21,400 का हो जाएगा और एक्सपेक्ट करें 22,400 या 500 को जाके इजीली ये टेस्ट कर सकता है। अमार, स्टॉक मार्केट्स, ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स, नेस्डैक, रसल में आप बुलिश हैं। अभी क्या लग रहा है, कोई जो डेटा इस वीक का था डॉलर का, उसके हिसाब से कि रैली कंटिन्यू कर सकता है? अच्छा, अब देखिए, जब भी सीपीआई का डाटा आता है ना तो एक वेव पता लग जाती है कि ओवरऑल महंगाई कितनी चल रही है। महंगाई ज्यादा होती है तो फिर आपके प्रेशर रहता है स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो महंगाई इस दफा सीपीआई का डाटा आपका ज्यादा है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा बहुत आपको नजर आया कि मार्केट के अंदर पहले तो नीचे आई है, लेकिन अभी फिलहाल तो ये ऊपर गई हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली हो सकता है ये बिल्कुल ही ब्रेकआउट वहां पे दे दे। फंडामेंटल्स के ऊपर फिर आपको क्या होता है कि जितने भी आपके बड़े प्लेयर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो आगे वेट करते हैं कि लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के नंबर्स कैसे आते हैं, ठीक है। जो लास्ट टाइम जो हमारे लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स यूएसए के जो आए थे वो अच्छे आए थे, जिसकी बेस के ऊपर आपके मार्केट ने रैली किया था। अब नेक्स्ट टाइम ये देखना पड़ेगा, जो आपके एक दो वीक्स के बाद थोड़े से नंबर्स इंप्रूव होंगे, जिसमें एम्प्लॉयमेंट का डाटा आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और जो आपके पीएमआई नंबर्स आएंगे जो मार्च के स्टार्ट पे आते हैं, वैसे जो वो आएंगे, उसकी बेस के ऊपर आपको सही डायरेक्शन मिलेगी कि आपकी मार्केट ऊपर मजीद जाती है कि कहाँ पे क्या प्रेशर है इसके ऊपर। बिल्कुल ऐसा ही है। अमार, मुझे ये लगता है कि जो ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो रही थी, सीपीआई डेटा का इंतज़ार हो रहा था मार्केट में, इसी वजह से ये बार-बार जो ड्रॉप हो रही थी इतने बड़े-बड़े तरीके से, वो इसी वजह से थी कि इनसाइट होती है, आइडिया होता है कि यार इस दफ़ा इन्फ्लेशन नहीं अच्छी आएगी, तो शायद मार्केट जो है वो रैली ना कर पाए, रेजिस्टेंस ब्रेक ना कर पाए। सो एक दफ़ा डेटा आ गया, प्राइस्ड इन था। अब मार्केट जो है ज़ाहिर है आपकी फोर्स ही कर रही है अगले 15 दिन के डेटा को, क्या पता वो अच्छा आए जब तक मार्केट रैली करती रहे और 15 दिन के बाद वो प्राइस इन हो और फिर एकदम से करेक्शन आए। सो टेक्निकली अभी तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक है और लग रहा है कि ये फर्दर कैरी करता हुआ नज़र आएगा। अब चलते हैं क्रिप्टो के ऊपर। अच्छा, इसमें जी, जी। एक जी, जी। आप उतनी देर क्रिप्टो खोल लें, मैं इसमें एक चीज ये भी ऐड कर देता हूँ। आप क्रिप्टो का चार्ट खोल लें, मैं ये ऐड कर देता हूँ। सीपीआई के पीपीआई के डाटा के साथ आपका एक एम्प्लॉयमेंट का नंबर भी था। सो आपके अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स होते हैं ना, वो आपके बहुत अच्छे आए, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर आप इसमें काउंट इन कर सकते हैं कि अगर जहां पे दो नेगेटिव फैक्टर्स आए थे, वहां पे एक पॉजिटिव फैक्टर भी था, जिसकी वजह से हो सकता है मार्केट इस वजह से भी रैली की है। बिल्कुल सही हमारा, ज़बरदस्त। अच्छा, बीटीसी स्टिल साइडवेज और उसी रेंज में है और एक्सपेक्ट हम यही कर रहे हैं कि ये इसको बढ़ना चाहिए। ये जो इसके 110 के हाइज हैं, 19 के हाइज, 109 के ब्रेक करे और फिर ये रैली करे। देखते हैं कब कंसोलिडेशन अपनी कंटिन्यूएशन पैटर्न को कन्वर्ट करके रैली करता है, इंतज़ार करना पड़ेगा। फिलहाल इसमें नो ट्रेडिंग जोन है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर कोई ट्रेड करना भी चाह रहा है तो सपोर्ट लेवल्स पर आके बाय अटेम्प्ट करे। फिलहाल ट्रेंड को ट्रेड करना चाहिए, इस तरह के जो फ्रस्ट्रेटिंग फेज होते हैं वो तंग कर सकते हैं। सो इसमें इतना कोई खास पोटेंशियल नहीं लग रहा। ब्रेकआउट होगा तो फिर ट्रेड करेंगे। इथीरियम यहाँ पे इसको कंसोलिडेट होना चाहिए, जैसे हमने लास्ट वीक कहा कि यहाँ पे ये कंसोलिडेट रहे इसी रेंज के अंदर और स्टिल इसमें थोड़ा सा टाइम और हो। जितनी बड़ी बेस बनेगी या कंसोलिडेशन फेज होगा उतनी अच्छी फिर आगे जाके रैली करेगा। हम हमेशा की तरह इस पर यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपने हाई 4000 को जाके ब्रेक करे। स्टिल इसमें भी कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो इंतज़ार करें साइडवेज अपनी अपनी फेज को कंप्लीट कर ले, फिर उसके बाद हम रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, जिनमें क्रिप्टो में चूंकि आगे ये जो अब आपका फेब से चल रहा है, यार ये मेरा टीपी पहले ही हिट हो गया।
सो मैंने ये निकाला हुआ था अभी ये XRP का थोड़ी देर पहले कि यार ये अभी हुआ है मार। सो मैंने ये निकाला हुआ था कि अपना कंसोलिडेशन बॉक्स ब्रेक करेगा, यहाँ बाय करें, TP1 हिट होगा। सो बुल्स एंड बेयर्स वाले मेरे ख्याल में अब बिल्कुल ही हमें लाइव जाना चाहिए, रिकॉर्डेड ना दें। तो ये TP अभी हिट हो गई है इसकी, यहाँ पे स्टिल इसमें पोटेंशियल है, आप इसको ट्रेंड को राइड करें क्योंकि अभी ये कंसोलिडेशन बॉक्स से निकला है, तो ये आगे फर्दर जाएगा। इसका अब जब भी आपका वीडियो आ रही होगी, ये कहीं करेक्शन में होगा हायर लोज पे, फिर अटेम्प्ट करें और इसका टारगेट $3 के करीब इजीली लगता है। सो XRP की कंसोलिडेशन बॉक्स फिलहाल ब्रेक होके ट्रेंड में कंटिन्यूएशन नजर आ रही है। एक और पेयर था मेरे ख्याल में, उसका भी फिर TP हिट हो गया होगा अगर ये हुआ है तो JUP USDT, और ये भी बढ़ना शुरू हो गया। इसकी भी ये कंसोलिडेशन बॉक्स ब्रेक होके ये राइड कर रहा है, स्टिल ट्रेंड कर रहा है। तो जब तक आपके पास ये वीडियो आए, ये ट्रेंडिंग में हो, यहाँ कहीं हो करेक्शंस में, तो इसको बाय करें। 1.01 का इसका टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद फिर ये 1.10 के करीब जा सकता है। इसमें भी काफ़ी पोटेंशियल है यहाँ से 20-25% गेंस का। सो ओवरऑल ये है हमारे क्रिप्टो की तरफ। सीजनल्स मेरे ख्याल में क्रिप्टो के शुरू होने वाले हैं अच्छे ऑल्ट्स के, जो अप्रैल तक कंटिन्यू करेंगे। चलें, मेरे ख्याल में हमारा रैप अप करते हैं। काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आज हमने बात कर ली है और काफ़ी अच्छे सेटअप्स भी डिस्कस किए हैं। परफेक्ट हो गया। चलें रैप अप कर लेते हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया है, हमने जो कराची के इवेंट में भी एक कंक्लूजन हमारे ज़हन में आया था कि ओवरऑल काफ़ी हद तक लोग जो है ना वो इंडेक्स को थोड़ा सा देख रहे होते हैं। आप इंडेक्स को देखने की बजाय अपने स्टॉक्स के जो सेटअप्स हैं उसको देखें। अगर आपने फंडामेंटली कोई पिक स्कीम है तो ये देखें कि बिजनेस अगर उसके मेंटेन है, अच्छे हैं, उसके रेवेन्यू जनरेट होते हैं या प्रॉफिट जनरेट होते हैं, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। आप बार-बार स्क्रीन्स को खोलने की बजाय जो है सिर्फ अपने सेटअप्स के ही ऊपर नजर थोड़ा बहुत देख लें। जो फंडामेंटली पिक किए हैं तो उनको ये देखेंगे क्वार्टर के बाद उसके एनालिसिस ठीक हुए हैं कि नहीं। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी जो मेरी पिक्स हैं 10% के पास तकरीबन उसका परफॉर्मेंस आ रही है। एक अभी ये 40 दिन की मैं परफॉर्मेंस दिखा रहा हूं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो 10% बहुत ज्यादा होता है, ये कम नहीं होता। कहीं पे भी इतना भी आप किसी और जगह पे ऐसे क्लासेस में इन्वेस्टमेंट करें तो इतने गेन्स बनाना विदाउट एनी आप कह लो टेंशन बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये पाकिस्तान के अंदर ऐसी मार्केट अवेलेबल है जहां पे आप ऐसे पैसे बना सकते हो। और ये भी मैं आपको बताता चलूं, आगे भी ऐसी बहुत ज्यादा कंपनीज हमारे पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं जो अपनी अर्निंग्स नेगेटिव थी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रही हैं, तो उसमें बहुत अच्छा मार्जिन है, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और आपकी मार्केट अभी अच्छा खासा पोटेंशियल लगती है जो कि आगे फर्दर जाएगी। और आगे अगर आप रिसेंटली कोई इकोनॉमिस्ट वगैरह को भी सुनते होंगे, अगर आपने देखा होगा पॉडकास्ट, वही कह रहे हैं कि पाकिस्तान जस्ट नाउ स्टार्टेड टूवर्ड्स देयर बुलिश रन कह लो या आप कह लो कि मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के काफी आगे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीक मिलते हैं। मेरी तरफ से, फराज की तरफ से, सलमान की तरफ से अल्लाह हाफिज। सी यू गाइस नेक्स्ट वीक।